सेशन स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं मेरे और दीपक के बारे में। मेरा नाम है मनसागर और मुझे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में 3.5 साल या 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और स्टॉक मार्केट में मैं 2 साल से इन्वॉल्व हूँ और काफ़ी बुक्स पढ़ चुका हूँ स्टॉक मार्केट पे। काफ़ी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो, प्रॉफिट बुकिंग ये सब कर चुका हूँ। और दीपक मेरा फ्रेंड है। दीपक अपने बारे में बताइए। तो मुझे भी कॉर्पोरेट में 3.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मार्केट में मुझे एक्टिवली इन्वॉल्व्ड लास्ट 3 इयर्स से हूँ। ठीक है, और बहुत सारी बुक्स पढ़े हैं इन मार्केट के बारे में और काफ़ी हेवली इंटरेस्टेड हूँ, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने का मतलब आप कोशिश करता हूँ। और हम और दीपक पिछले 2 साल से सिर्फ स्टॉक मार्केट को लेके आपस में बहुत सारा स्ट्रैटेजी बनाया, जिसके बेसिस पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किए और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं अभी तक। और इवन आज भी हम लोग डेली कुछ नया टॉपिक या किसी नए टॉपिक पे बात पे डिस्कशन करते रहते हैं। तो दीपक स्लाइड बढ़ाइए आप आगे। हाँ, सो डिस्क्लेमर एंड ग्राउंड रूल्स के बारे में बात करें। डिस्क्लेमर ये है कि आज का ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये सेशन यूट्यूब चैनल पे जाने वाला है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही बता सकता है, क्योंकि ये पूरा सेशन रिकॉर्ड होने वाला है। और ग्राउंड रूल्स ये है कि अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को सेशन के दौरान कुछ ऐसा लगे कि उन्हें कोई क्वेश्चन है, तो हर टॉपिक के बाद हम उनको चांस देंगे Q&A करने का, और एक मेजर Q&A होगा सेशन के एंड में। और आप चाहे तो अपना क्वेश्चन सेशन के दौरान भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरा ग्राउंड रूल ये है कि अगर आपको ऐसा लगे कि सेशन में हम लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या कभी भी ऐसा लगे कि उस फील्ड में आपको ज़्यादा नॉलेज है या हम लोग गलत बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो एक जूम मीटिंग है, इसलिए आप भी अपने आप को अनम्यूट करके हमें बीच में रोक के बता सकते हैं। हो सके हम लोग हर टॉपिक पे हर चीज़ों पे परफेक्ट नॉलेज ना हो, अगर आप हमें बीच में इंक्लूड करके करेक्ट करेंगे तो उससे हमारा भी बेनिफिट है, हमारा भी नॉलेज ग्रो होगा, और साथ ही साथ जितने भी लोग इस सेशन को ज्वाइन किए उनका भी। तो ये बेसिक ग्राउंड रूल्स हो गया और डिस्क्लेमर हो गया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी टॉपिक्स। सो इंडेक्स है हमारा पहला, हाउ अ कंपनी वर्क्स, कंपनी कैसे काम करती है, फिर कंपनी को फंड की जरूरत क्यों होती है, फंड कहाँ कहाँ से उनको मिल सकता है, कोई भी एक कंपनी, अगर आप एक कंपनी खोले तो आपको कहाँ कहाँ से फंड प्रोवाइड हो सकता है, प्रोमोटर कौन होते हैं कंपनी के, बोर्ड मेंबर्स कौन होते हैं, और फिर स्टेक क्या होता है कंपनी का, रेशियोज कैसे होते हैं, फेस वैल्यू क्या होता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के उनका रोल क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे आईपीओ की तरफ कि कंपनी को प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी कैसे बनाते हैं और आईपीओ क्या होता है। तो अभी इसके पहले मैंने स्क्रीन पे एक इमेज शेयर किया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था स्टॉक मार्केट अलीबाबा 40 करोड़ का गुफा है या मौत का कुआं। अब स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बिजनेस कैसे चल रहा है, स्टॉक मार्केट कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे लोग प्रॉफिट बुक कर रहा है, कैसे लोगों को लॉस हो रहा है, तो आपके लिए वो नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, तो आप हो सके तो शॉर्ट टर्म में आपका लक काम करे तो आप कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिना विदाउट नॉलेज आप ज़्यादा कुछ हासिल गेन नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज सही नहीं है तो हो सके लालच के चक्कर में आप अपना सारा कुछ गवा भी सकते हैं। तो एक तरह से देखें तो ऐसा हम आपको एग्जांपल्स दिखा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट अलीबाबा का गुफा की तरह है, जहाँ पे अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी है। वहीं दूसरे साइड अगर गंवाने के बात आए तो आप अपना सारा प्रॉपर्टी अगर सब दाव पे लगा दिए, सारा लेवरेज लोन लेके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, तो आप साथ ही साथ सारा सामान, अपना सारा प्रॉपर्टी, सारा एसेट्स एक ही बार में लूज कर सकते हैं। इसीलिए मौत का कुआं भी हो सकता है आपके लिए। तो स्टॉक मार्केट या किसी भी चीज़ को समझने के लिए बेसिक फंडामेंटल्स नॉलेज, कैसे काम करता है, क्या होता है, क्योंकि अगर आप मार्केट में कुछ सुन रहे हैं, टीवी पे कुछ देख रहे हैं, CNBC जी बिजनेस चैनल पे कुछ देख के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ। आप उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, किसी के कहने के टिप्स पे स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कि हाँ ये शेयर ले लो, ये अच्छा रिटर्न देगा, और आप खुद का अपना एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, मे भी हो सके आपके पास टाइम नहीं हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल ही नहीं है। और इवन कल को आपको लॉस भी होता है तो आप दूसरे को ब्लेम करेंगे, लेकिन अगर आप खुद से एनालिसिस करके कुछ चीज़ ले रहे हैं तो 80% कॉन्फिडेंस तो आप ये रहेंगे कि चलो ये तो मुझे रिटर्न दे के ही जाएगा, और बाई चांस 20% रिटर्न नहीं भी देता है तो आपके लिए एक लर्निंग होगा।
आप अपने लॉसेस से भी एक लर्निंग सीख सकते हैं। लॉस हमेशा खराब नहीं होता, लॉसेस से लर्निंग भी सीखने को मिलता है। दीपक, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे इससे पहले कि हम लोग टॉपिक्स आज कवर करना स्टार्ट करें? तो गाइज ऐसा होता है मार्केट में, आप कोई मतलब कि किसी दूसरे के ओपिनियन पे नहीं रह सकते हो कि कंपनी की, आप अगर आप न्यूज में सुने, ठीक है, क्योंकि जैसे बेसिकली इंडिया में यही बोला जाता है क्या कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या हो, आप ज्यादातर क्या है, लोग यही बोलते हैं कि मार्केट तो जुआ है, आप जाके जुआ में लगाओगे, 2 दिन आप जीतोगे, 4 दिन आप हारोगे। पर ऐसे होता है कि बहुत सारी, अगर आपको नॉलेज गेन होता है, ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में होता है, जैसे कि किसी लोग आप, जैसे कि किसी, आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ चलो इस पीएसयू सेक्टर कैसे काम करता है, तो आप उस तरीके से आप नॉलेज के बेसिस पे बहुत अच्छा गेन कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे मतलब कि ऐसे आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और किसी की ओपिनियन पे नहीं जाना चाहिए कभी भी मार्केट में, कि हाँ किसी दोस्त ने बोल दिया या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ लिया कि हाँ मार्केट में ये वाले शेयर खरीद लो, इस शेयर पे बहुत ज्यादा इनकम होने वाला है, तो विदाउट अपने एनालिसिस आपको कभी नहीं स्टॉक खरीदना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपका ही घाटा देने वाला है। आपको शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर ले, और वो लंबे समय के लिए आपके लिए बहुत बुरा होगा। जी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप में से किसी का एज अगर 20 से 25 का भी एज है, या आप में से बहुत लोग होंगे जो अभी 30+ हैं, तो आपको ऐसा अगर दिमाग में थॉट आ रहा है कि ये सेशन मेरे लिए नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट तो अभी मेरे लिए कोई काम का ही नहीं, अभी तो मैं ठीक से मतलब नौकरी भी ज्वाइन किया हूँ या अर्निंग भी अभी नहीं हो रहा है, तो और किसी को ऐसा लगे कि यार मेरा तो पहले ही लेट हो चुका है, मैं तो ऑलरेडी 15 साल से जॉब कर रहा हूँ लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो आप ये बात याद रखिए, इट्स नेवर टू लेट एंड इट्स नेवर टू अर्ली। आप सही टाइम पे सही चीज़ को सीखिए। और अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज़ है जो आप जितने कम एज में स्टार्ट कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न्स देगा कंपाउंडिंग होके। इसलिए स्टॉक मार्केट आप कम से कम उम्र में भी सीख सकते हैं, लेकिन करेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे और दीपक के केस में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने मतलब टीवी या ऑनलाइन कुछ पढ़ के स्टॉक मार्केट में मतलब डाइव किया है। हम लोग प्रॉपर बुक्स पढ़े हैं फंडामेंटल्स पे, और अभी भी हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुक पढ़ चुके हैं, अभी भी हम लोग को बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत पढ़ाई करना है, और जो भी ये नॉलेज है हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आज का सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कुछ कुछ ऐसे कहानी बताए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे और उससे आप मार्केट को रिलेट कर पाए अपने लाइफ से, मतलब लाइफ को इंक्लूड करके। तो पहला हम लोग का टॉपिक है, हाउ डज अ कंपनी वर्क। अब मान लीजिए कि मुझे एक बिस्किट का मुझे एक बिस्किट का बिजनेस स्टार्ट करना है, हो सके बेकरी का। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि मेरे पास कुछ पैसा है, और उसको उस दुकान खोलने में लगा दिया, और उसके लिए रॉ मटेरियल जो भी चाहिए मतलब उसको खरीद लिया, लोगों को हायर कर लिया, एम्प्लॉय भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा अपने दुकान में, उन लोगों को अपने साथ काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद एक किराया का दुकान ले लिया, और दुकान का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, कि मुझे हर मंथ अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी देना है, प्लस प्रॉफिट भी कमाना है, और प्लस उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसे को री इन्वेस्ट करना है, या कुछ पैसे को या सारा पैसा प्रॉफिट को अपने पास अपने घर लाना है, क्योंकि मैं ओनर हूँ। तो बिजनेस करने के लिए कभी भी कैपिटल का तो रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि कैपिटल आपका खुद का ही हो। अगर मेरा खुद का पैसा से मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो ठीक है। रिस्क ये है कि अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस कल को नहीं चला, तो हो सके मेरा सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। और इवन ये केस आपका लोन में भी हो सकता है। अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो एक तरह से आप बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं, तो अपने आप को बर्बादी घोषित कर रहे हैं। तो अब स्टॉक मार्केट के सेशन में बिजनेस हम लोग क्यों समझने जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऊपर का लेयर है, नीचे का आइसबर्ग जो है, मेन पार्ट जो है वो उसका बिजनेस के ऊपर होता है। स्टॉक मार्केट उसको रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस को अगर आप अच्छे से समझ गए कि कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस कैसे काम करता है, तो स्टॉक मार्केट आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और हर दिन जो आप शेयर मार्केट का दाम ऊपर बढ़ता है गिरता है, उसको आप रिलेट कर सकेंगे। तो मैं वापस बिजनेस बिजनेस पे आता हूँ। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास बिजनेस है, बिजनेस का आइडिया है। तो मैं फिर कैसे स्टार्ट करूँगा? तो मैं तो अपना आइडिया किसी के पास ले जाऊँगा जिसके पास बहुत पैसा है। तो उनको मैं बताऊँगा कि ऐसा-ऐसा मेरा आइडिया है, और मुझे ये बिज़नेस करना है, इतना मेरा साल का रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि इतना मुझे प्रॉफ़िट आएगा, और आप अगर मेरे बिज़नेस पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको मैं इतना रिटर्न दे सकता हूँ। या
आप बैंक के पास जा सकते हैं, बैंक को भी आप लोन लेना होगा, तो अगर आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैंक से लोन लेने के लिए भी आपको कुछ लेवरेज अपना डालना पड़ेगा बैंक में। जैसे कोई ज़मीन का कागज़ या किसी भी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एसेट्स, जो अगर आपका बिजनेस नहीं चल पाए, तो आप लोन को वापस कैसे करेंगे? तो बैंक उस चीज़ को नीलाम कर देगा और आपसे रिकवरी कर लेगा। लेकिन बैंक के केस में प्रॉब्लम क्या है कि इंटरेस्ट रेट बैंक का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? तो कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास फंड का तो रिक्वायरमेंट है। अब फंड हम या तो खुद का लगा देंगे, या किसी इंडिविजुअल से ले लेंगे, या बैंक से ले लेंगे, या मार्केट से उठा लेंगे। तो मार्केट से उठाना हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि आईपीओ के अंदर आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे अभी आप हाल में सुने होंगे ज़ोमैटो के बारे में, कि ज़ोमैटो मार्केट से पैसा उठाया है। तो ये केस है मार्केट से पैसा उठाना। लेकिन अगर हम बात करें कि नहीं, हमें तो बिज़नेस स्टार्ट करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से हम पैसा लाएँ? तो पैसा को उठाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं। इन्वेस्टर वही बंदा जो पैसा हमारे में लगा रहा है। तो दीपक, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, कोई भी जो नॉर्मल कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, तो उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हो या वो है सेल्स, ठीक है, और दूसरा हो गया उसका कॉस्ट, क्योंकि ये आपका डिटरमाइन करता है आप कितने प्रॉफिट कमाने वाले हो, ठीक है। तो सेल्स जो हमारा होता है, सेल्स तो आप जितना बेचोगे वो हो गया आपका सेल्स, पर जो कॉस्ट होता है हमारा, ठीक है, वो दो टाइप के कॉस्ट होते हैं बेसिकली। पहला कॉस्ट होता है जो होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमारा क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होता है जो हमारे को अगर हमारा कुछ सेल नहीं भी हुआ तो हमें वो कॉस्ट है जो लगेगा ही लगेगा। जैसे हमारा हो गया, अगर सोच लो कि अमन की बिस्किट फैक्ट्री थी, ठीक है, तो अमन की बिस्किट फैक्ट्री है, तो जो हम अगर सोचो कि अमन ने एक भी रुपए का सेल नहीं किया उस मंथ में, पर उसको जो बिजली का खर्चा है वो उसको देना ही पड़ेगा, रेंट जो है उसका वो उसे देना ही पड़ेगा, जो उसके लेबर का कॉस्ट है वो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है, और जो उसकी इन्वेंट्री का था, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट चलो नहीं भी बनाया, तो इतने जो उसके कॉस्ट थे, जो लेबर का था, बिजली का था, ठीक है, ये जितने कॉस्ट है ये उसको उसको देना ही पड़ेगा। वो आप नहीं बोल सकते हो कि हाँ मैं गवर्नमेंट को बिजली का बिल नहीं दूंगा क्योंकि मेरा एक भी सेल नहीं हुआ, मैं किसी लेबर का पैसा नहीं दूंगा, ठीक है, आपका रेंट नहीं दूंगा क्योंकि मैं मेरा एक भी रुपए सेल नहीं हुआ। तो ये हमारा हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। और जो दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हो और कितने आपके ऑर्डर्स है, ठीक है। तो इस टाइम में क्या होता है, अगर सोच लो आपके पास 10,000 बिस्किट के पॉकेट के ऑर्डर थे अमन के पास, तो उसके हिसाब से उसने इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल्स मंगाया क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो वो उसका कॉस्ट हुआ। अगर उसके पास 1 लाख बिस्किट के पॉकेट्स के ऑर्डर आते वो उस हिसाब से उसका कॉस्ट होता, तो वो हो जाता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारा डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर्स हमारे पास है। जी, और इसी को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाई कंपनी नीड फंड्स। तो जैसा अमन ने बताया कि कंपनी को फंड क्यों चाहिए होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें आपको कि कोई भी आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, कोई भी कंपनी चला रहे हो, तो आपको फंड की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आपको, अगर आप चाहे कि सोचे हो कि आपके पास बहुत ज्यादा कंपनी के पास ऑर्डर आ गया, ठीक है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। एक सिनेरियो आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसके पास आपके उसके ऊपर आपके पास कोई पैसे नहीं थे, तो आपके लिए उस समय पैसे की जरूरत हो सकता है। ये हो सकता है कि आपको कंपनी को स्केल करना, ठीक है, आपको एक फैक्ट्री से दूसरा फैक्ट्री बैठाना, इसके लिए आपको फंड की जरूरत हो सकती है। आपको डिफरेंट मार्केट्स में इन वो होना है, ठीक है, जाना है। जैसे कि अमन ने अपने बिस्किट फैक्ट्री को बैठाया पटना में, अब वो चाहता है कि बिहार के दूसरे एरियाज में भी उसकी बिस्किट्स बिके, तो वो करने के लिए उसको चाहिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो फंड की हमें जरूरत बहुत सारे केसेस में होती है। तो अब हम लोग को ये जानना है कि फंड हम लोग उठा कैसे सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंपनी है तो आप फंड कहाँ कहाँ से ला सकते हो। जी दीपक, मैं तो आपको अमन इसके बारे में समझाएंगे। इसमें एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ एप्पल की। तो स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक एप्पल स्टार्ट किए थे। तो उन्होंने एप्पल वन जो प्रोडक्ट बनाया था उसका मार्केट में जाके प्रेजेंटेशन दिया था इन्वेस्टर लोग को, तो कोई लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। उसके बाद एक दुकानदार था जो सिर्फ कंप्यूटर को या कंप्यूटर प्रोडक्ट्स को अपना सेल करता था रोड पे, मतलब उसका नॉर्मल कंप्यूटर का दुकान था। तो उस दुकानदार ने इनका प्रोडक्ट के बाद, मतलब इनका प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देखने के बाद इनसे कांटेक्ट किया और बोला कि मैं आपका कंप्यूटर बेचूंगा जो आपने ये बनाया है।
लेकिन मैं छोटा डील नहीं उठाता हूँ। मुझे मिनिमम, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 40 कंप्यूटर्स का ऑर्डर देना है, तो क्या आप 40 कंप्यूटर्स बना पाएंगे? क्योंकि उस बंदे को भी ये शक था कि ये लोग मतलब कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन नहीं है, ये लोग नए नए बिजनेसमैन कॉलेज वाले हैं, तो ये क्या पता ये मुझे 40 कंप्यूटर्स दे पाएंगे कि नहीं। तो इस टाइप का रिक्वायरमेंट पे भी इन्वेस्टर का फंड का ज़रूरत होता है, मतलब फंड का ज़रूरत होता है कि अगर आपका कोई नया बंदा भी है, मतलब जो आपको नया बिजनेस में एक जैसे दीपक ने बताया कि एक कुछ काम करना है लेकिन उसके लिए फंड चाहिए, तो इस केस में भी फंड उठाना इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टीव जॉब्स ने इस अपने एप्पल कंप्यूटर का मल्टीप्लाई फैक्टर, यानी कि जैसे एक कंप्यूटर तो वो बना लिए थे अपना पैसा खर्च करके, लेकिन अगर 40 कंप्यूटर बनाना था तो उनको इन्वेस्टर खोजना था। और तब आया कहानी में माइक मर्कुल्ला। तो माइक एक एंजल इन्वेस्टर थे बहुत सारे कंपनीज के, और वो टेक टेक बबल जो हुआ था उस समय, बूम आया था, उसमें किसी कंपनी का शेयर्स बेच के काफ़ी पैसा प्रॉफिट बुक कर चुके थे। तो माइक के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो किसी ने उन्हें बताया, उनके एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि स्टीव करके दो बंदे हैं, और वो लोग पैसा अपना एप्पल कंप्यूटर करके कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए। तो वो उनके गैरेज में आए, उनसे बात किए, तो वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये बच्चे लोग क्या कर पाएंगे, ये लोग मतलब अभी तो ये लग रहे हैं कि कॉलेज में या अभी किसी कंपनी में एकदम स्टार्टिंग 2-4 साल वाले एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। तो स्टीव और उनके टीम, यानी कुछ 4-5 लोगों का टीम था, वो लोग उनको कन्विंस किए माइक को कि आप अपना पैसा हमारा कंपनी में लगाइए, जिससे हम 40 कंप्यूटर बनाएंगे और इस दुकानदार को बेचेंगे और हमें पक्का प्रॉफिट आएगा। और जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा उसका टर्म्स एग्रीमेंट डील साइन हुआ, और फिर माइक ऑटोमेटिक कंपनी के इन्वेस्टर बन गए, जिससे उन कंपनी को आया बहुत सारा फंड, और उसके कारण वो 40 कंप्यूटर बना। तो ये एक सिनारियो है जिसमें आपको फंड का रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब आप मान सकते हैं कि तो फिर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनैक 40 कंप्यूटर बनाने के लिए अगर उनको फंड चाहिए था, तो वो अपना ही पैसा क्यों नहीं लगा दिए? तो उसका बात ये था कि उनके पास पैसा नहीं था। 40 कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता, जिसके लिए कौन सा मदरबोर्ड का कैसा डिस्प्ले का कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो उनके पास उसका रॉ मटेरियल लाने का भी पैसा नहीं था। इसलिए कंपनी को फंड वैसे भी ज़रूरत पड़ता है। दीपक, कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो गाइस, जैसे अमन ने बताया कि किस किस बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं डिफरेंट, जिसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यही सब सिनेरियो के कारण क्या होता है कि प्रोमोटर्स आते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप्स होती है कंपनीज में, कंपनी आईपीओ लेके आती है, ठीक है, और बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटल्स के पास जाते हैं, क्योंकि कंपनी को फंड चाहिए, कोई भी कंपनी को ग्रो करना है। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि एक जैसे अमन की फैक्ट्री थी, तो वो उसने चलो बिहार में अपने पैसे से पूरे बिहार में उसने एक फैक्ट्री बैठा दी अच्छी सी, बहुत सारे एरियाज में, पूरे बिहार में उसने अपने बिस्किट का बहुत ज्यादा नाम कर लिया, बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ गया। अब क्या, अगर अब अमन चाहता है, ठीक है, उसके सोचो कि उसके एस्पिरेशंस और बड़े हो गए, ठीक है, वो चाहता है कि अब ये मेरी जो बिस्किट है वो सिर्फ बिहारी क्यों खाए, बहुत से और दूसरे जो इंडिया के और भी एरियाज है, बहुत सारे स्टेट्स है, तो उनको भी बिस्किट्स मिलने चाहिए। तो अब अमन को क्या चाहिए? अमन को अब या पैसे चाहिए, और अमन को क्या चाहिए? लोग चाहिए जो दूसरे स्टेट्स में भी कंपनी को देख सके। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो सकता है कि अमन क्या चाहेगा कि अगर किसी लोगों से पार्टनरशिप कर ले, ठीक है, कहीं से और प्रोमोटर्स ले आए, और पैसे के फंड से कहीं से लोन ले ले। ठीक है, तो इस सब केस में क्या होता है कि लोगों के पास फंड की जरूरत होती है कंपनीज के पास, और कंपनी दूसरे लोगों के पास जाते हैं फंड लेने के लिए। जी। सो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इस पे? एनी डाउट? आप लोग चैट पे लिख सकते हो। अभी तक का रिकैप करें तो हम लोग बेसिक बात करें कि बिजनेस और कंपनी कैसे काम करता है, और कंपनी को फंड का रिक्वायरमेंट कैसे कैसे हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रोमोटर्स, जो दीपक बताएंगे। तो आपने क्या आप लोग भी कभी ना कभी कोई न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ते समय ये जरूर पढ़ा होगा कि ये बंदा इस कंपनी का प्रोमोटर है। आप ये नहीं पढ़े होंगे कि ये बंदा कंपनी का सीईओ इन्वेस्टर है, ये बंदा एक प्रोमोटर है। तो प्रोमोटर टर्म का मतलब क्या होता है, दीपक? सो गाइज, ये होता है कि प्रोमोटर उसको बोलते हैं जो कंपनी स्टार्ट्स करते हैं, ठीक है, और उनके पास उनका पैसा लगा होता है कंपनी में बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग होता है उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि आपकी सोच लो कि अमन की जो फैक्ट्री थी, ठीक है, अब अमन का क्या हुआ कि पूरे बिहार में उसने ग्रो कर लिया,
और पूरे बिहार में चलाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको बहुत सा मतलब कि फंड चाहिए। ठीक है, तो सोचो अमन आया मेरे पास कि दीपक मेरी कंपनी अब 2 करोड़ की हो गई है और पूरे बिहार में सप्लाई कर रही है, ठीक है, बट मुझे पैसे चाहिए। तो पैसे क्यों चाहिए मुझे, और स्केल करना है कंपनी को, ठीक है, या फैक्ट्री में फैक्ट्री को रिनोवेट करना है, ऑटोमेटिक मशीन्स लगाने हैं, ठीक है, जिससे मैनुअल लेबर कम हो जाए और ऑटोमेटिक सामान बने। ठीक है, तो ये हो सकता है एक केस। तो अमन मेरे पास आया, तो अमन से मैंने पूछा कि अभी कंपनी का तुम्हारा वैल्यूएशन क्या है, ठीक है, कंपनी कितने की कंपनी है। तो अमन ने बोला कि हाँ मेरा सेल्स अभी 2 करोड़ है, ठीक है, और मैं कंपनी का अपना वैल्यूएशन बोल रहा हूँ कि 5 करोड़ की कंपनी है। तो मैंने क्या किया कि अमन को दिया 5 लाख, 5 करोड़ रुपए और दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कंपनी के पास हो गए 10 करोड़ रुपए टोटल। तो अमन से मेरी बात हुई कि 5 करोड़ तुम्हारा था, 5 करोड़ मेरा था, तो टोटल हो गए हमारे 100% में से 50-50% के हम लोग दोनों कंपनी में पार्टनरशिप हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर, ठीक है, कि एक प्रोमोटर हो गया अमन और दूसरा प्रोमोटर ग्रुप हो गया मैं, क्योंकि मेरा भी उसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो वैसे ही होता है जैसे कि आप कोई तीसरा, अब जैसे हमारी कंपनी हो गई 10 करोड़ की, और 2 साल बाद ये सोचो कि हमारी कंपनी ने क्या किया कि इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उस टाइम में होता है कि अब जैसे कि अब हमें चाहिए कि और ज्यादा पैसे चाहिए, तो हमने क्या किया कि हमारे ग्रुप में से साहिल को ले आए, ठीक है, और साहिल को हमने बोला कि हमारी कंपनी 20 करोड़ का सेल कर रही है सालाना और हमारे पास पैसे की जरूरत है। तो उसने बोला कि चलो 10 करोड़ मैं भी देता हूँ, ठीक है। तो अब टोटल क्या हो गई, कंपनी हमारी 30 करोड़ की हो गई। और फिर हमने क्या किया, उसमें से कुछ हिस्सा जो था कंपनी का वो साहिल को भी दिया, तो टोटल हमारे पास कंपनी के 3 प्रोमोटर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि कंपनी में जैसे जैसे फंड चाहिए होता है उस हिसाब से हमारे प्रोमोटर्स कंपनी में बढ़ते जाते हैं, प्रोमोटर। ठीक है, तो प्रोमोटर्स काइंड ऑफ हो गए कि बड़े पार्टनर्स कंपनी में, जो कि डिसीजन मेकिंग का पार्ट होंगे। क्योंकि अगर आप चाहो, सोचो कि हमारे जैसे अमन की कंपनी में 10 करोड़ मेरा था, 10 करोड़ अब साहिल का हुआ, 10 करोड़ रुपए अमन का खुद का, तो अगर मैं 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि कोई भी डिसीजन मेकिंग हो तो मुझसे अगर एक बार राय लिया जाए, मुझसे एक बार पूछा जाए, ठीक है, कि हम कि कुछ भी डिसीजन मेकिंग, कुछ नई फैक्ट्री बैठानी है, क्योंकि मेरा भी पैसा लगा हुआ है उस कंपनी में। ठीक है, तो वहां पे आ जाता है प्रोमोटर का रोल, कि प्रोमोटर्स कंट्रोल करते हैं कि क्या डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, कि अगर आप कोई फैक्ट्री बैठा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, तो वो प्रोमोटर्स की मंजूरी इंपॉर्टेंट होती है तब। तो यहाँ पे अब हम आगे एक एग्जांपल मैं देता हूँ पेटीएम का। ठीक है, तो अभी के टाइम में आप पेटीएम जानते हो कि पेटीएम का आईपीओ आने वाला है। तो पेटीएम में अभी कैसे कैसे प्रोमोटर्स ग्रुप है। तो पेटीएम में आप देखोगे जो विजय शेखर शर्मा थे, ठीक है, तो उनको अभी 14.97% ऑफ होल्डिंग है उनकी। कंपनी उनकी थी, फाउंडर वो थे, बट अभी उस कंपनी में उनका 15% ही हिस्सा है। ठीक है, तो मेजर अभी हिस्सा किसके पास है, एंट ग्रुप, जो कि अलीबाबा का है, जैकमा जिसके फाउंडर है। ठीक है, और भी दूसरे सॉफ्ट बैंक का उसमें 18% है, अलीबाबा ग्रुप का 7.32% है। तो एंट ग्रुप काइंड ऑफ अलीबाबा का ही है, ठीक है, वो पर दूसरी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। सो वैसे एलिवेशन कैपिटल का 17% है, और अदर्स बहुत सारे हैं। तो अदर्स में जैसे कि हमारे वॉरेन बफे है, उनका भी कुछ परसेंट ऑफ प्रोमोटरशिप है। ठीक है, तो वैसे क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए कंपनी में। तो कंपनी का आप आज के रूप में आप सोचोगे कि अगर 1 करोड़ का वैल्यूएशन है तो उसमें 30 लाख जो इन्वेस्टमेंट है वो एंट ग्रुप का है। तो ऐसे हमारे आ जाते हैं बहुत सारे प्रोमोटर ग्रुप्स। तो प्रोमोटर ग्रुप में कौन काउंट होते हैं, जिनका मेजर स्टेक होता है कंपनी में, ठीक है, जिनका ज्यादा पैसा लगा है। ये नहीं कि आप आके बोल सको कि चलो मैंने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा पेटीएम का और आप प्रोमोटर हो, तो आप प्रोमोटर नहीं हो, आप शेयर होल्डर हो उस कंपनी के। प्रोमोटर वो होते हैं जिनका मेजर स्टेक होता है कंपनी में। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि मेरा 3% का स्टेक है कंपनी में, तो आप प्रोमोटर हो गया। अमन आपको कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं, मैं आगे बताऊंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें मैं इंक्लूड कर लूंगा जो पॉइंट्स मुझे बोलना है। सो गाइज, एक क्वेश्चन है, कैन द फाउंडर ऑफ द कंपनी बी रिमूव्ड एज अ प्रोमोटर? कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, जैसे कि विजय शेखर शर्मा ने एक कंपनी खोली पेटीएम, तो ऐसा हो सकता है कि पेटीएम के जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उनको कंपनी अपने प्रोमोटर से हटा दे? आप अपना आंसर चैट में लिख सकते हो, क्या लगता है आपको? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए दीपक एक बार फिर से।
तो गाइस क्वेश्चन ये है कि पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, तो कभी ऐसा हो सकता है कि उन फाउंडर को कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप से हटा दिया जाए, जैसे मेजर स्टेक होल्डर जो कंपनी में जिनका बहुत ज्यादा हिस्सा है उससे उनको निकाल दिया जाए और उनके कंपनी अपने ही कंपनी में उनका बहुत कम ही हिस्सा बचे तो और चैट उनको में डिसीजन मेकिंग। तो चैट में कुछ लोग आंसर किए, अपूर्व बोले नो, अभय बोले कैन बी रिमूव्ड, मनु पटेल बोले यस, सौरभ बोले आई थिंक नो, और शुभम बोले यस कैन बी रिमूव्ड। सो गाइस, और मयंक ने भी बोला यस। सो गाइस सही आंसर है यस, कंपनी में से निकाला जा सकता है प्रोमोटर्स को, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एक एग्जांपल जो अभी कुछ रिसेंटली न्यूज आई थी पेटीएम की, उसमें ये बोला गया है कि पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को उसके स्टेटस से, प्रोमोटर के स्टेटस से हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है कि कंपनी सेबी जो हमारी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि मार्केट को रेगुलेट करती है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, तो उनका वो है, उनका एक रूल है कि कोई भी कंपनी का, कोई भी अगर आपकी कंपनी है तो एक जो सिंगल शेयर होल्डर होगा, ठीक है, वो कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर आप सोचो कि एक फाउंडर है, ठीक है, विजय शेखर शर्मा फाउंडर है, कंपनी में बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, जैसे आपने देखा कि एंट ग्रुप का पैसा लगा है, सबका पैसा लगा, और विजय शंकर शर्मा ने अड़ गए, ठीक है, कि नहीं मैं फाउंडर हूँ और मैं बोलो ये प्रोडक्ट आना चाहिए तो आना चाहिए। तो इस केस में क्या हो सकता है कि जो प्रोमोटर है वो हमेशा सही नहीं हो सकता है, ठीक है, जो फाउंडर होता है, क्योंकि फाउंडर को क्या होता है कि बहुत, आप केस में देखोगे कि उसको बहुत ज्यादा लगाव होता है अपने प्रोडक्ट से और अपनी कंपनी से, जिसने कंपनी स्टार्ट किया है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़ा होता है कंपनी से। तो उस टाइम में क्या होता है कि वो बहुत अच्छा मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है उस चक्कर में, उस केस में, ठीक है, वो माइट भी उसके लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है, कंपनी के लिए अच्छा हो, पर जो फाइनेंशियल टर्म है कंपनी का, ठीक है, फाइनेंशियल्स के लिए अच्छा नहीं हो, क्योंकि आप जो, आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में बिकेगा, बहुत ज्यादा चलेगा, आप बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट करते हो इमोशनली, पर लोगों के लिए जो खरीदने वाले हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस का एंड होता है कस्टमर्स, ठीक है, अगर कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं खरीदेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब चीज चलेगा, बट एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो आप मतलब कि और भी लोग जो है प्रोमोटर्स है वो जानते कि ये नहीं चलने वाला प्रोडक्ट है, ये मार्केट की जो डिमांड है उससे कनेक्ट ही नहीं करता। तो पर क्या होता है कि फाउंडर बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपने प्रोडक्ट से, तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो फाइनेंशियली कंपनी की स्थिति को खराब कर देता है। तो उस केस के कारण हमारा जो सेबी है उसने रूल लेके आया है कि वो कंपनी का जो प्रोमोटर, एक जो कोई भी फाउंडर हो गया या कोई एक भी सिंगल स्टेक होल्डर जो होता है कंपनी का, वो कंपनी का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। क्योंकि अगर आपकी सोच लो कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स है कोई कंपनी में, ठीक है, अगर आपकी कोई कंपनी है और उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, और एक बंदा अगर जो डिसीजन लेगा उस चक्कर में आपका जो जितने भी लाखों शेयर होल्डर्स है सबका पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि हमारे जो सेबी है उसने ये रूल लेके आया है कि जो फाउंडर होता है उसको प्रोमोटर से हटाया जा सकता है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो प्रोमोटर होगा ही होगा। जी, तो सो अमन आपको कुछ ऐड करना है इस पे? इसमें मैं वापस स्टीव जॉब्स के कहानी पे मतलब वापस जाता हूँ। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक माइक मर्कुल्ला के साथ जब एप्पल लॉन्च किए थे तो वो कंपनी के प्रमोटर्स थे, लेकिन स्टीव जॉब एक ऐसा बंदा था जो अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच था। उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट या तो एकदम ऑसम होता था या एकदम कम्प्लीटली शिट। वो कभी, वो बंदा ऐसा नहीं बोलता था कि ये प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूँ ये ठीक ठाक है, ये बिक जाएगा। स्टीव जॉब्स का मतलब ही प्रोडक्ट का मतलब स्टीव जॉब के लाइफ में ये था कि मैं अपना अगर एप्पल का कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो रिवॉल्यूशन लाएगा ये प्रोडक्ट। ये उस समय भेड़ चाल का एक सीन था आईबीएम का। आईबीएम उस समय इंडस्ट्री का मेजर मार्केट था, लीडर था, जो दूसरे छोटे मोटे कंपनीज को बुली करता था। तो इससे निकलने के लिए स्टीव जॉब्स एप्पल को ऐसा मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे कि सिर्फ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री नहीं, एक नॉर्मल आदमी के घर में एप्पल कंप्यूटर जाएगा, और वो इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट को लेके काफ़ी अटैच्ड थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं बात करूंगा कि स्टीव जॉब्स को एक बार निकाला भी गया था, लेकिन एक मैं आपको ईगोइस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ स्टीव जॉब्स का। स्टीव की बेटी थी, मतलब सबसे बड़ी बेटी है लीजा। तो लीजा को स्टीव जॉब्स ने कभी अपनाया ही नहीं कि उनकी अपनी बेटी है। बाद में वो शादी करके 2 बेटी और एक और बेटा उसके बाद हुआ, लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ
कि लीजा उनकी बड़ी बेटी थी और उनको अपनाना चाहिए था। इस पे बहुत सारा केसेस सूट्स फाइल हुआ था। तो लीजा जब मतलब 7-8 साल की हो गई थी, तो स्टीव जॉब्स उसके नाम को लेके इतना इगोइस्ट थे कि मुझे ऐसा रिग्रेट हो रहा है, मुझे खराब लग रहा है। तो उन्होंने एक कंप्यूटर का नाम ही रख दिया लीजा। और लीजा प्रोजेक्ट पे कंपनी का मतलब एप्पल कंपनी का बहुत सारा फंड को डाइवर्ट करने लगे। और कंपनी के बाकी प्रोमोटर्स और स्टेक होल्डर्स का ये कहना था कि लीजा जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो बनने वाला है, ये जरूरी नहीं कि हिट करेगा, लेकिन स्टीव कंपनी का फंड को गलत ढंग से उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि स्टीव जॉब्स का जो नेचर था वो बहुत लोगों के समझ से बाहर था। कभी कभी स्टीव जॉब्स किसी के साथ बहुत ही बुरे ढंग से व्यवहार कर देते थे, बहुत ही रूड टाइप से ये कर देते थे, मतलब उनसे बात कर लेते थे, उनको डांट देते थे। तो कंपनी के प्रति और कंपनी के लोगों में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टीव जॉब्स के प्रति थोड़ा सा नफरत या एक होता है कि अनअंडरस्टैंडिंग सा माहौल बन चुका था। और उन्होंने उनको और बाकी लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रहा था कि स्टीव जॉब्स भले ही इस कंपनी के फाउंडर हैं, लेकिन ये कंपनी में एक डोमिनेटिंग रोल अपना निभाने लगे हैं। अब कंपनी में हर डिसीजन इनके या तो परमिशन से होगा या तो नहीं होगा। और ये बात धीरे धीरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आ रहा था। तो दीपक, आपको कुछ ऐड करना है या हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे चल सकते हैं? तो गाइज होता क्या है, जो हमारी शेयर का प्राइस होता है, ठीक है, वो क्या है, वो एकदम टोटली डिपेंड होता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, कि कंपनी कितनी अर्निंग्स कर रही है। क्योंकि अगर कंपनी की अर्निंग घटेगी तो आप कोई भी कहीं भी देख लोगे, कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ता भी है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो बिजनेस का करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टॉक के प्राइस के बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई आप ऐसा स्टॉक खरीदे जिसको आपको अच्छी अर्निंग्स मिले, ठीक है, आपके कमाई ज्यादा हो, तो आपको ऐसा स्टॉक कभी भी खोजना चाहिए जो कंपनी अच्छा कर रही हो। ठीक है, ये नहीं कि उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो अच्छा कर रहा है। वो आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है, ऐसा हो सकता है वो 2 महीने 3 महीने अच्छा करे, बट उसको अच्छा सस्टेन करने के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए वो अच्छा करने के लिए जो अंडरलाइन वैल्यू है बिजनेस का, वो बिजनेस अच्छा करना चाहिए। कंपनी सालों साल क्वार्टर पर क्वार्टर अच्छा अर्निंग्स शो करनी चाहिए। ठीक है, कंपनी की अर्निंग्स बढ़नी चाहिए, क्योंकि कंपनी की अर्निंग नहीं बढ़ेगी तो वो बाय इन द एंड क्या होना है कि उसका स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेगा। जी। जैसे आपने अभी देखा ही होगा, यस बैंक के साथ केस हुआ था पिछले साल। वो उसका स्टॉक क्या हुआ, 260 रुपए था 2 से 3 साल पहले, और अभी आप देखोगे कि उसका स्टॉक प्राइस 13 रुपए है। तो ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं, लोगों का करोड़ों रुपए का लॉस होता है। वैसे ही आप एक एग्जांपल ले लो रिलायंस कैपिटल का। अभी 2016 टू 17 में उसका शेयर प्राइस था, आप देखोगे उसका शेयर प्राइस होगा 2000 के आसपास, और आज के टाइम में जाओगे तो उसका 2 रुपए का शेयर प्राइस है। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आपका कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तो इन द एंड उसका स्टॉक प्राइस गिरना तय है। तो इसलिए हम लोग आज कंपनी की बात कर रहे हैं कि अंडरलाइन बिजनेस का होना क्यों जरूरी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चलना क्यों जरूरी है, कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस ही अच्छा नहीं करेगा तो आप कभी भी स्टॉक से अच्छा रिटर्न नहीं कमा सकते हो। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है, उसमें कंपनी का, जैसे दीपक ने बताया, बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा कर रहा है तो स्टॉक प्राइस आज नहीं तो कल जरूर बढ़ेगा। और अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है तो आज नहीं तो कल स्टॉक प्राइस गिरेगा। फंडामेंटल्स को कभी भी कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस डिनाई नहीं कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा हो सकता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस कंपनी का बिजनेस के एकदम अगेंस्ट चल रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है लेकिन मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, या बिजनेस अच्छा हो रहा है और मार्केट में प्राइस उसका कम हो रहा है। उसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म में कंपनी का फंडामेंटल्स ही आगे सस्टेन करता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दीपक स्लाइड चेंज करिए। सो गाइज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है, कि कोई भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कंपनी को कोई नई फैक्ट्री लगानी है, कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है, ठीक है, या कहीं से पैसे उठाने हैं, कोई नया इन्वेस्टर चाहिए, ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है।
ठीक है, मीटिंग्स होती है उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। फिर वहां पे वो डिसाइड करते हैं कि हाँ चलो कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ है तो हम इतना ही डिविडेंड देना है लोगों को, ये पैसे उठाने हैं, यहाँ पे एक नई फैक्ट्री लगानी है, इस एरिया में हमें नया मार्केट रीजन में मार्केट कंपनी को लेके जाना है प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस क्या होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते कौन है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते होते हैं जो हमारे ये प्रोमोटर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रोमोटर ग्रुप है, वो जो मेजर स्टेक होल्डर्स है वो होते हैं, और जो कंपनी हायर करके लेके आती है। ठीक है, जैसे कि अगर सोचो आपकी एक कंपनी है और उसमें बहुत सारे जैसे प्रोमोटर्स आ गए, तो अब हमें क्या चाहिए, कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए हमारे स्पेशलाइज्ड पीपल चाहिए। जैसे हमें मार्केटिंग का बंदा चाहिए, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो पूरा फाइनेंस संभाल सके, कोई है जो मतलब एडवर्टीजमेंट सारा ये संभाल सके, कोई कंपनी के बुक्स देख सके, कोई सेल्स एक्सपर्ट हो। ठीक है, कोई मतलब कि कंपनी को कैसे स्केल करना है उसके लिए डिसीजन ले सके। हमें बिजनेस का बंदा चाहिए, तो वो सारे जो लोग होते हैं वो आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे प्रेस्टीज का। तो आपने प्रेस्टीज का नाम सुना ही होगा। प्रेस्टीज प्रेस्टीज का एग्जांपल लेने के पहले थोड़ा सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि एप्पल का कहानी चल रहा था, तो जब एप्पल कंपनी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, तो एप्पल कंपनी को भी जैसे दीपक ने बताया इंडिया में सेबी का गाइडलाइंस होता है, वैसे ही यूएस में एसईसी होता है। तो एसईसी के गाइडलाइंस के कारण एप्पल को भी अपने कंपनी में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखना पड़ता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं सफोला ग्रुप का मतलब डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हूँ, मैं वहाँ का सीईओ हूँ, सीएफओ हूँ, लेकिन मैं टाटा मोटर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता हूँ। मुझे टाटा मोटर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, साथ ही साथ बाकी जो पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मेरा इंटरव्यू लेंगे, प्रॉपर इंटरव्यू मुझे हायरिंग करने के लिए। तो इंटरव्यू होता है, स्केलेबिलिटी होता है, स्केलेबिलिटी होता है कि कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, कितना परसेंट अब मेरा स्टेक आएगा। इसके साथ ही साथ अब अगर टाटा मोटर्स को कोई अगला डिसीजन कभी भी लेना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आपसी सहमति, जो आप सुनते होंगे, आपसी सहमति बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना लोगों के म्यूचुअल सहमति से कोई भी डिसीजन कंपनी का आगे नहीं बढ़ सकता है। तो किसी केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना अच्छा भी बात होता है और कभी कभी खराब भी बात होता है। अब जैसे दीपक स्टार्टिंग में बता रहा था, जो कंपनी का फाउंडर होता है, इनोवेटर होता है, उसको अपना प्रोडक्ट, अपना जो भी प्रोडक्ट वो मार्केटिंग या बेचता है, उसको प्रोडक्ट से काफ़ी लगाव होता है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर आपके कंपनी में आ चुका है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक नया प्रोडक्ट का आइडिया आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप रिप्रेजेंट करने गए, नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के उनको दिखाए, और वो बोलेंगे कि ये एकदम बेकार आइडिया है। तो इस केस में कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेट होगा अंदर से कि यार कंपनी मेरा था, कंपनी में ये नए बंदे लोग आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए और मुझे अपना ही काम सिखा रहे हैं। लेकिन ये हर कंपनी का एक पार्ट होता है, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लोग डरता है और उनसे अच्छा बिहेव करता है। अब इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अब कल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई एक बंदा अगर खुश नहीं है, तो वो मीडिया में जाके बोल देगा कि मैं इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन छोड़ने वाला हूँ, यानी कि वो अपना शेयर्स भी बेच देगा या हो सके अपने साथ होल्ड भी कर सकता है। लेकिन मार्केट में जब ये न्यूज़ आता है, तो सेंटिमेंट्स उस कंपनी के खिलाफ लोगों का, नॉर्मल हमारे जैसे लोगों का, स्टेक होल्डर्स का खराब हो सकता है। क्योंकि अगर हम समझ रहे हैं कि वॉरेन बुफेट एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इस कंपनी के, और इस कंपनी को छोड़ रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी को छोड़ने वाला है, तो हमारे दिमाग में एक निगेटिव इमेज जरूर बनेगा कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, राकेश तो बहुत अच्छा बंदा है, क्यों छोड़ रहा है। हो सके राकेश गलत हो या अपना पर्सनल रीजन से छोड़ रहे हैं, उनको पैसा का इमीडिएट यूज आया तो वो शेयर्स बेचना चाहते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निगेटिव इम्पैक्ट भी अच्छा खासा पड़ता है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट में ऐसा हो सकता है कि कोई एंजल इन्वेस्टर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है। अब एंजल इन्वेस्टर क्या, एंजल इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, साथ ही साथ उनको फ्री एडवाइस और सजेशंस देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पैसा लगा के उस कंपनी को भूल गया और हर साल अपना मुंह उठा के आ जा रहा हूँ पैसा मांगने, रिटर्न्स मांगने। नहीं, मैं उस कंपनी का हर क्वार्टरली मीटिंग, हर रेवेन्यू फोरकास्टिंग, सेल्स, सबको मैं अपने साथ देख रहा हूँ। और क्योंकि मुझे बिजनेस करने का ज्यादा एक्सपीरियंस है इस कंपनी से ज्यादा, इस कंपनी के लोगों से ज्यादा, तो मैं इसमें छोटा छोटा अपना पर्सनल एडवाइस या सजेशन दे सकता हूँ। लेकिन
अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तभी भी डिसीजन मेकिंग पार्ट में या मेरा ज्यादा स्टेक नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैं एडवाइस दिया और आप फॉलो नहीं करोगे तो मैं अपना पैसा निकाल लूंगा। ये एक फ्री एडवाइस आप समझ सकते हैं, वो ऐसा होता है एंजल इन्वेस्टर। और बहुत ज्यादा पैसा लगाने वाला होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसको हम लोग आगे सेशंस पे कवर करेंगे। ब्रीफ में ऐसा समझ लीजिए कि वेंचर कैपिटलिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होता ही है, साथ ही साथ उसको किसी भी डिसीजन को रोकने का पूरा पावर होता है। और वो कंपनी में किसी एम्प्लॉय को थोड़ा तो फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है। जैसे एप्पल के केस में स्टीव जॉब्स के अगेंस्ट इतने सारे लोग हो गए थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से आधा से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके खिलाफ हो चुका था कि स्टीव का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कंपनी ऐसे नहीं चल पाएगा। इसके कारण ऐसा हुआ कि स्टीव जॉब्स को उनके कंपनी से ही निकाल दिया गया। दीपक। सो गाइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं अब हम ये देखेंगे। जैसे हम अमन ने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत बार क्या होता है कि काम नहीं भी करने देते हैं, ठीक है, कंपनी को जैसे करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, ठीक है, उनका बहुत हेविली पैसा इन्वेस्टेड होता है कंपनी में, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि आपने किसी कंपनी में 10 करोड़ रुपए चाहे 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, तो आप ये चाहोगे कि आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले कभी भी। क्योंकि बिजनेस का कभी भी इन द एंड मोटो यही होता है कि पैसे कमाना, ठीक है। आप इसी कोई चैरिटी के लिए तो बिजनेस में पैसे नहीं लगाते हो। कोई भी पैसे बिजनेस में तभी लगाता है जब उसको पैसे चाहिए होता है। वो ये चाहेगा कि मैंने अगर 100 करोड़ रुपया लगाया है, तो मैं कभी भी कंपनी को छोड़ के निकलूं तो मेरे पास एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट आए, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इस डर से कि नहीं अगर वो डिसीजन लिया जाएगा तो मेरा पैसा डूब सकता है। इस डिसीजन से क्या होता है कि लोगों में क्या हो जाता है कि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। किसी के लिए वो डिसीजन लगता है कि नहीं ये कंपनी को बहुत आगे बढ़ाएगा, मेरा पैसा इसके कारण 5 गुना हो जाएगा। और किसी को यही लगता है कि नहीं इसके कारण मेरा पैसा आधा भी हो सकता है, मेरा पैसा डूब भी सकता है सारा, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बहुत सारा। तो अब हम यहाँ पे केस देखेंगे प्रेस्टीज का। तो प्रेस्टीज का आपने नाम सुना ही होगा। ये हाउस होल्ड कोई भी बर्तन आते हैं, ठीक है, और कोई भी मतलब कुकवेयर सेट्स आते हैं, ठीक है। कुकवेयर के सारे सामान बनाता है प्रेस्टीज। तो अगर आप इसका देखोगे लाइफ टाइम का, ठीक है, चार्ट आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2001 के आसपास आपका स्टॉक प्राइस दिखेगा आपका 0 से आसपास, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा 2006 के पास 128 रुपीज का एक शेयर था, और आज के दिन में आप देखोगे तो 9000 का एक शेयर है। और इसने अपने लाइफ टाइम में 25,000% ऑफ रिटर्न दिया। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचो कि किसी ने इन्वेस्ट किया 2005 में और 2008 में वो क्या किया कि स्टॉक में इसको छोड़ दिया, तो वो कितना कमा पाता। अगर आप सोचो यहाँ पे 100 रुपीज होता, वो 28 रुपीज पर शेयर कमाता 3 साल के इन्वेस्टमेंट में। अगर उसी ने वो शेयर को समझ लो कि 15 साल रखा, तो 15 साल में सोचो एक शेयर जो उसने 100 रुपए में खरीदा था, आज वो 10,000 के आसपास का शेयर है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, और किसी को किसी ये को भी समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, ये हम लोग ठीक से समझाएंगे। अच्छा दीपक, इसी केस में आप कैलकुलेटर शेयर करके कैलकुलेटर स्क्रीन पर शेयर करके दिखा सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 300 शेयर था प्रेस्टीज का 100 रुपये पे, तो आज के डेट में उसका वैल्यू क्या हुआ? 300 शेयर है प्रेस्टीज का। इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आप 300 शेयर प्रेस्टीज का खरीदे थे तो आपका उस समय इन्वेस्टमेंट कितना है और अभी आपका उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो कितना आपने है। उस समय 100 रुपए पे 300 शेयर खरीदा, ठीक है, तो आपके लगे होते 30,000 रुपए। और वो एक शेयर का प्राइस आज के दिन में 10,000 है। तो आप सोच लो कि वो शेयर प्राइस कितना आपका, 9,000 रुपए के भी हिसाब से मैं जोड़ता हूँ, तो 9,000 इंटू 100, जो आपका उस टाइम का 30,000 रुपए लगे थे, वो आज के दिन में कितने ज्यादा है? 9 लाख। तो अब ये 9 लाख समझिए रुपए कि 30,000 ले तो लिए, लेकिन हम लोग को ईयर भी देखना है, तो हम लोग 2004 के आसपास का बात कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे याद है 2004 में 30,000 रुपये में आपको एक हीरो होंडा का अच्छा बाइक मिल सकता था, उस 30,000 का उस समय का वैल्यू। और आज के रेट में 9 लाख में आप एक अच्छा स्पोर्ट्स बाइक खरीद सकते हैं, सिर्फ आप 300 शेयर उस समय खरीदे होते। तो अगर आप 500 खरीदे होते तो ये वैल्यू और बढ़ जाता। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्टॉक में आप कभी भी एक टर्म बोला जाता है, डोंट टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट,
कि आप मार्केट को टाइम करने के चक्कर में रहोगे कि मैंने किसी डिप में खरीद लिया, कभी मार्केट डाउन गया तो आपने खरीद लिया, और कभी भी मार्केट अप गया 2 दिन के बाद तो आपने बेच लिया। तो आप क्या हो सकता है कि वहां पे आप अच्छा कमा सकते हो, ठीक है, पर उस समय क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमाओगे, 100 रुपए का आपने डिफरेंस लेके सोच लो कि 100 रुपए बढ़ गया, तो 100 रुपए के हिसाब से अगर आपने 300 पे स्टॉक खरीदा, आपने 3,000 रुपए कमा लिया या 30,000 रुपए कमा लिया। पर लॉन्ग टर्म कभी भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। उसमें क्या होता है कि अगर सोचो कि आपने सोचा था कि मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, डिप में खरीदा, मार्केट और डाउन चला गया, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारा हमारा बहुत लॉस भी हो सकता है। पर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, और अगर आपकी कंपनी बहुत क्वालिटी वाली है, अगर आज भी प्रेस्टीज का आप देखोगे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, तो इस टर्म में क्या चीज होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है कस्टमर्स को, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट क्या हो। तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा प्रेस्टीज की, कि प्रेस्टीज कुकर्स क्या हुआ कि वो 1959 की कंपनी है, ठीक है, बहुत पुरानी है। तो इन ये लोग का मेन काम क्या था कि कुकर्स बनाते थे, ठीक है। तो ये इनका कुकर्स बहुत ज्यादा चला, 1959 से जो स्टार्ट किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा सेल्स बढ़ गया। पर 2000 के पास आके क्या हुआ, इन लोगों ने बहुत सारे मतलब की कंट्रीज में भी एक्सपेंड किया अपना बिजनेस, ठीक है, यूएस मार्केट में गए, यूरोप मार्केट में गए, नॉर्थ अमेरिका में गए, सब जगह इन लोगों ने अपने मतलब की प्रोडक्ट को फैलाया। उसके बाद क्या हुआ कि 2002 के पास क्या हुआ कि अचानक से चाइनीज कंपनी आ गई, ठीक है, और चाइनीज कंपनी ने क्या किया कि बहुत कम प्राइस पे बेचना स्टार्ट कर दिया सेम प्रोडक्ट। और उस टाइम में क्या हुआ कि फिर से जैसे कि कोई लेबर्स का ये हो गया, ठीक है, लेबर्स ने मतलब काम करना बंद कर दिया कोई इशू के कारण, तो इनकी क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बिजनेस में इश्यूज आने लगे। और इनका सेल्स फिगर मैं दिखाऊंगा अगर आपको, तो आप ये देखो 2000 में जो इनका प्रॉफिट था, ठीक है, -61% हो गया, ठीक है, अगर वो 100 रुपीज कमा रहे थे तो वो 39 रुपीज कमाने लगे। उसके बाद 2001 में 61 के ऊपर भी -57, उसके एक साल पहले से। रेवेन्यू भी आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू देखो कितना ज्यादा कम होने लगा, कंपनी का रेवेन्यू कितना कम हुआ, और प्रॉफिट में आप देखोगे प्रॉफिट इनका कितना ज्यादा, -61%, -57%, -55%। तो इनका इतना ज्यादा इफेक्ट करा बिजनेस को। तो इनका जो कंपनी के फाउंडर थे, ठीक है, टीटी के, उन्होंने ये बोला कि हमारी कंपनी का, इसलिए हमारी कंपनी अच्छे से नहीं चल पा रही थी क्योंकि हम लोग, उनका एक स्टेटमेंट था कि हम इस कंपनी को आज भी एक स्मॉल कंपनी की तरह पे चला रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग आज भी क्या कर रहे थे कि उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग ग्रुप था, उसमें बहुत सारे बस प्रोमोटर्स थे और उनके फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है, वो फैमिली मेंबर मिलके कंपनी को चला रहे थे। तो कोई भी एक अच्छा कंपनी चल रहा था तो उनको लगा कि हाँ चलो बहुत अच्छे से कंपनी चल रही है। पर पहली बार उनको क्या हुआ कि इश्यूज आए कंपनी में, बहुत ज्यादा दिक्कत आया, विंडफॉल एकदम आ गया, ठीक है, तो इनको एकदम प्रॉफिट गिर गया। और ये क्या हो गया, कंपनी बैंकरप्ट घोषित करने वाली थी अपने आप को 2003 में, फाइल करने वाली थी बैंकरप्सी के लिए। तो कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने ये बोला कि हम लोग क्या कर रहे थे, कंपनी को बहुत ही गलत तरीके से चला रहे थे, कि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, जो भी डिसीजन मेकिंग थे उसमें ज्यादा जिन फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, और जिनसे जिनसे पैसे उठाए थे वो लोग थे, कोई भी स्पेशलाइज्ड लोग नहीं थे। स्पेशलाइज्ड कैसे, जो कि मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, जो मार्केटिंग का डिसीजन ले सके, जो बिजनेस में एक्सपर्ट हो, जो बिजनेस रिलेटेड डिसीजन ले सके, जो इन्वेंट्री से रिलेटेड एक्सपर्ट हो, जो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट हो, ठीक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हो। तो वो लोग इसमें क्या थे, इन्वॉल्व नहीं थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इनकी फैमिली ही मोस्टली चला रही थी कंपनी को। तो ये काम, ये दिक्कत हो जाता है कंपनी में कि अगर आप सोचो कि ये सोच रहे हो कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा खराब थे, जैसे कि स्टीव जॉब्स को आपने सुना कंपनी से निकाल दिया उन लोगों ने, तो कितने केस में ऐसा भी होता है कि उनको होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड पीपल होने चाहिए जिनको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तभी क्या होता है कि अगर आप सोचो कि एक कंपनी है, ठीक है, आपकी, पूनम को कोई और क्वेश्चन उसमें, पूछना है, ओके, बताइए आप पूछ पूनम। सकते हो। Hello, can you guys हेलो, hear me? हेलो, Can you guys hear me? आपका आवाज नहीं आ रहा है पूनम क्लियर, आप चैट में आवाज नहीं आ रही आपकी, आप क्वेश्चन। चैट में लिख सकते हो। अभी आवाज आ रही है?
सॉरी, अभी भी थोड़ा सा। बिट बेटर, बट आप चैट में लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा होगा। आवाज नहीं आ रही आपकी भी। तो स्टीव, अब पूनम जब तक क्वेश्चन लिख रही है तो स्टीव जॉब्स का एक और बात बताते हैं। तो एप्पल कंपनी जॉन स्कली को हायर किया था उस दौरान। और जॉन स्कली पेप्सिको कंपनी के एक मतलब एक अच्छे पोजीशन पे थे, साथ ही साथ वो एग्रेसिव सेल्समैन थे। तो आगे के कुछ साल में ऐसा हुआ था, जब स्टीव जॉब्स को निकाला गया था उसके पहले जॉन स्कली को हायर किया गया था। तो जॉन स्कली एप्पल को ही पेप्सी कंपनी के जैसा ही सेल्स करना बढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन ये बात भी स्टीव को खटकने लगा था, क्योंकि स्टीव अपने प्रोडक्ट के प्रति काफी इमोशनली अटैच था। तो स्टीव और जॉन के बीच में भी बहुत सारा गैप स्टार्ट हो गया था बनना। सो पूनम के पास दो क्वेश्चन है। पहला, दीपक। पहला क्वेश्चन है कि कोई भी एक कंसल्टेंट, ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट है जिनके पास कंपनी का कोई भी स्टॉक नहीं है, शेयर नहीं है कंपनी में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है या नहीं? ठीक है। तो यहाँ मैं पूनम आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने के, जैसे क्या होता है कि अगर आप सोचो कि आपकी कंपनी है, ठीक है, और आपके पास अगर आप एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है, किसी फील्ड में, और आपके पास उस कंपनी में कोई भी स्टॉक नहीं है, तो ये दिमाग में आ जाता है, ठीक है, लोगों के पास, कि मेरा तो कुछ पैसा लगा हुआ नहीं है, ठीक है, मैं कोई भी डिसीजन लूंगा। तो इससे क्या हो सकता है कि उस समय आपका डिसीजन जो होगा वो ये सोच के नहीं होगा कि कंपनी पे अच्छा इफेक्ट पड़ रहा नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत सारे सिनेरियो में हो सकता है कि आप एज ए, मतलब कि बस आपने एक ओपिनियन दे दिया, ठीक है, आपका एक्सपर्ट है वो, आपकी बात मान ली गई, हाँ, और ठीक है, इसी के आपकी कारण। बात मान ली गई, जी, और कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो इसलिए क्या किया जाता है कि कोई भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग आते हैं, उनको कुछ स्टॉक खरीदवाया जाता है। जैसे हमने ये भी सुना होगा आपने कि जो सीईओ बनता है कंपनी का, उसको स्टॉक दिया जाता है कंपनी का, कि अगर आपका पैसा लगा हुआ होगा तो आपका डिसीजन कभी भी कंपनी के फेवर में होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी परसेंटेज ऑफ लाइक प्रोबेबिलिटी है जो आपका जो डिसीजन होगा वो कंपनी के अच्छे के लिए होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि आपको कंपनी में कुछ स्टेक दिया जाता है। अगर आप सोचो एज ए एम्प्लॉय आप सीईओ किसी को हायर कर रहे हो, ठीक है, अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो उसको क्या लगेगा, उसको आप उसके लिए क्या है, जैसे मुझे ही किसी ने हायर कर लिया एज ए सीईओ किसी कंपनी का, और मुझे अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो जॉब है। किसी दिन मुझे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कुछ सुनने, मतलब मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे खराब लग गया, मैं क्या करूंगा, कोई गलत डिसीजन ले लूंगा जानबूझ के, क्योंकि मेरा तो पैसा लगा हुआ नहीं है उस कंपनी में। और कंपनी को मुझे तो क्या लगेगा, मेरी सैलरी तो मुझे मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो बट पूनम का जिनके करोड़ों रुपए लगे हैं, दीपक, पूनम का ठीक है, क्वेश्चन उनपे का वो आंसर यही होगा ना कि नहीं हो सकता ऐसा। नहीं हो आपको सकता। शेयर्स लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कैन द फाउंडर डिसाइड हु टू इन्वॉल्व एज अ प्रमोटर, और हु कैन बाय द कंपनी शेयर्स? कैन द फाउंडर डिसाइड हु टू इन्वॉल्व एज अ प्रमोटर, और कंपनी का शेयर। पूनम, इसमें क्या होता है कि जो आपका फाउंडर है, ठीक है, अगर आप सोचो कि इनिशियली 100% फाउंडर के पास है स्टेक कंपनी का, ठीक है, वो एक लौता प्रोमोटर है कंपनी में, तो वो ही डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लिया जाएगा। अगर आपको सोचो कि उस समय एज अमन को एज ए पार्टनर में लेके आना है या उसको प्रोमोटर में इन्वॉल्व करना है, तो वो आपका डिसीजन होगा अकेले का। ठीक है, बट जैसे जैसे आपके पास स्टार्टिंग में। प्रोमोटर्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपके पास प्रोमोटर्स बढ़ते जाते हैं, पार्टनर्स बढ़ते जाते हैं, तो उस समय कोई भी प्रोमोटर के लिए क्या होता है कि सारे का डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होता है। अगर अमन ने बोला कि हाँ दीपक बहुत अच्छा बंदा है, उसके पास भी पैसे वो लगाना चाहता है, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में मिलके आए कि चलो ठीक है, अगर अमन के पास ज्यादा मतलब कंपनी का स्टेक है, 60% अमन के पास है, 40% आपके पास है, और अमन मुझे लेके आना चाहता है एज ए प्रोमोटर, तो हो सकता है अमन का डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि अमन के पास 60% है। अमन ने बोल दिया कि हाँ मेरे पास 60% है, डिसीजन मेकिंग तो मेरा है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो फाउंडर होता है, जो वो स्टार्टिंग में बेसिक डिसीजंस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और वो डिसाइड करता है किसको प्रोमोटर लेना है नहीं लेना है, बट बाद में जब कंपनीज में बहुत लोगों को पैसा लग जाता है तो वैसे डिसाइड होता है, एज ए कंपनी डिसाइड करते हैं, वो फाउंडर एक
मतलब वो एज ए अलोन डिसाइड नहीं करता। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा, जैसे मैं बताया, अप्रूवल होता है। वैसे दीपक इसको आगे आज के सेशन में कवर करेगा, स्टेक्स में कि स्टेक्स कैसे काम करता है। गॉट इट, थैंक यू सो मच। ओके, पूनम ने बता दिया। ओके दीपक, थोड़ा आगे चलते हैं, स्टेक्स एंड रेशियो। सो गाइज नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, ये टॉपिक है स्टेक एंड रेशियो, कि कंपनी में स्टेक और रेशियो कैसे होता है। मतलब कि किसी ने भी स्टेक खरीदा, ठीक है, प्रोमोटर्स कोई भी आए, तो उसका स्टेक का डिवीजन कैसे होता है। तो ये मैं आपको एक एक्सेल सीट के थ्रू बताऊंगा। इससे पूनम का क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि अमन की एक बिस्किट कंपनी है, ठीक है, और अमन का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था कंपनी में, अमन ने वो कंपनी स्टार्ट की 20,000 के इनिशियल स्टेटमेंट से, जो उसको फैक्ट्री स्टार्ट करने में लगा था, ठीक है। तो अभी क्या है कि अमन का ही 20,000 रुपीज लगा हुआ है कंपनी में, तो उसका स्टेक है कंपनी में 100%, ठीक है। तो अभी कंपनी में कोई भी डिसीजन होगा वो अमन का होगा, क्योंकि बेसिकली आप कभी भी देखोगे कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है या कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट करता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा किसका होता है, या तो जो खुद का है, ठीक है, उसका पैसा हो, नहीं तो वो फैमिली फ्रेंड्स या किसी से ऐसे ही लेके एज ए फैमिली में से पैसे या किसी फ्रेंड से ले लिया, वैसे कंपनी स्टार्ट करता है। तो उसने क्या किया कि 20,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना लगाया और फैक्ट्री बैठा लिया अमन ने। तो अभी क्या है, उसका स्टेक 100% है, और कंपनी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो है 20,000 रुपीज के। ये हो गया। और अगर आप सोचो कि 1 साल के बाद अमन की कंपनी ग्रो की, ठीक है, सेल्स बढ़ा कंपनी का, और कंपनी का नाम हो गया, ठीक है, कि अमन बिस्किट बहुत अच्छा है, तो आप ये भी जानते हो कि ब्रांड वैल्यू भी कोई चीज होती है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो अच्छा करती है तो उसके साथ उसका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। तो ब्रांड वैल्यू प्लस कंपनी का जो ओरिजिनल वैल्यू है, सारा मिला के कंपनी का वैल्यू हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 साल के बाद वो 20,000 की कंपनी 1 लाख रुपए की होगी। तो अब सोचो, अगर अमन आया, ठीक है, अमन को अब पैसे चाहिए। अब जैसे हमने पहले बात किया कि फंड कब क्यों क्यों जरूरी होता है, किस सिनेरियो में जरूरी होता है, तो उसमें से सोच लो अमन के पास एक सिनेरियो आया कि अमन के पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ गए, ठीक है, और अमन को, या सोच लो कि अमन को एक्सपेंड करना अपना बिजनेस। तो उस टाइम में अमन मेरे पास आया कि दीपक, मुझे कुछ पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और मेरी कंपनी 1 लाख रुपए का अभी कंपनी का मतलब वैल्यूएशन है, ठीक है, तो आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला कि अभी आपकी कंपनी 1 लाख रुपए की है, तो मैं आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं ये सोचूं, ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, कि कंपनी का वैल्यूएशन था 1 लाख रुपए और मैंने 1 लाख रुपए दिया, ठीक है, तो वो स्टेक कैसे डिवाइड होगा। अगर मैं ये बोलूं कि अमन ने तो 20,000 रुपए ही कंपनी में लगाए थे स्टार्ट करने में, ठीक है, तो कंपनी में 1 लाख रुपए मेरा हुआ और अमन का 20,000 रुपए हुआ, तो कंपनी इस हिसाब से कंपनी में मेरा कितना हो गया स्टेक, 80% का, और अमन का कितना हो गया 20% का। तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कंपनी का कभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से होता है, जो करंट वैल्यूएशन होगा उस पे नए प्रोमोटर्स आते हैं कंपनी में। तो आज के हिसाब से आफ्टर 1 ईयर कंपनी का वैल्यूएशन था 1 लाख रुपीज, तो अगर मैंने 1 लाख रुपीज और दिया है तो हो गए हमारे 50-50%। कंपनी में अमन का जो प्रोमो ये होगा स्टेक होगा वो 50% होगा, और मेरा जो स्टेक होगा वो होगा 150%। तो टोटल कंपनी हो गई 2 लाख रुपीज की, ठीक है। आज के दिन में कंपनी का वैल्यूएशन डबल हो गया और कंपनी की वैल्यू हो गई टोटल 2 लाख रुपीज, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? कंपनी का वैल्यू 2 लाख हो गया, लेकिन सेल D4 में दीपक का इन्वेस्टमेंट 1 ही लाख है। D4 सेल हाँ। दीपक, हाँ, तो उसमें अभी, ठीक है, हाँ, तो कंपनी तो का भी यहाँ तक तो हो गया टोटल वैल्यू 2 लाख हो गया दीपक के इन्वेस्टमेंट के बाद, और कंपनी का टोटल करंट वैल्यू था 1 लाख। तो दीपक के 1 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी का टोटल वैल्यू हो गया 2 लाख। बट अब कंपनी का, क्योंकि टोटल वैल्यू 2 लाख है और उसमें 1 लाख मेरा इनिशियल जो कंपनी का वैल्यूएशन था वो तो पूरा मेरा पैसा था एक तरह से, और दीपक ने भी उतना ही सेम पैसा लगाया, तो हम लोग का स्टेक अब डिवाइड हो गया 50-50% में। दीपक अब आप बताइए आगे का आफ्टर 2 इयर्स। किसी को डाउट है तो चैट में लिख सकता है।
अब क्या हुआ, अगर सोचो कि 2 साल के बाद हमारी कंपनी पूरे बिहार में एक्सपेंड हो गई, ठीक है, बट नाउ अब हम लोग ये चाहते हैं कि और सारे स्टेट्स में भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो पहुंचे। तो अगर ये सोचो कि हमने 2 साल में कंपनी को और बढ़ा लिया, जो मेरे इन्वेस्टमेंट लगने के बाद 2 लाख, वो कंपनी 20 लाख की होगी नेक्स्ट 2 ईयर में, ठीक है, इतना सेल्स बढ़ गया उसका, पूरे हमने बिहार में एक्सपेंड कर दिया। तो कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो हो गया 20 लाख रुपए का। और अब ये सोचो अमन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए था, ठीक है। तो अभी के हिसाब से अगर सोचो कि मेरा 50% है और अमन का 50% है, तो 10 लाख रुपीज दोनों के हो गए, ठीक है। और सोचो अभी आया एक नया, मतलब कि कोई नए हम लोग प्रोमोटर के पास गए, तो हमारा प्रोमोटर है अभिज्ञान, ठीक है, और हमने उससे बोला कि हमारा कंपनी 20 लाख रुपए का वैल्यूएशन है और हमें कुछ पैसे चाहिए। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, नहीं तो हम अभिज्ञान की जगह पे पूनम को कर लेते हैं इंक्लूड। तो पूनम ने बोला कि मैं 5 लाख रुपए दूंगी। तो अगर पूनम का इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज है, तो अब इस टर्म में कैसे होगा कि हमारा स्टेक कैलकुलेशन होगा, तो टोटल वैल्यूएशन हो गया अब 20 लाख जो पुराना था, ठीक है, पहले का करंट वैल्यूएशन, और 5 लाख रुपए पूनम के आगे वैल्यू, तो हमारा टोटल कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 25 लाख का, ठीक है। और जो स्टेक कैलकुलेशन होगा वो होगा रेशियो में। तो रेशियो क्या हो गया, तो अमन का अभी है 10 लाख, ठीक है, मेरा हो गया 10 लाख और पूनम ने दिया 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, 2:4:4:2, ठीक है। टोटल का ये हो गया हमारा, ये हो गया रेशियो। तो उस रेशियो के हिसाब से हमने कर लिया कि 40% अमन का अभी स्टेक है, 40% दीपक का स्टेक है और 20% हो गया पूनम का स्टेक। वो होता है करंट वैल्यूएशन के हिसाब से। अब सोचो कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया पूनम ने, ठीक है, और टोटल था कंपनी का 25 लाख, तो उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो उस रेशियो में हमारा क्या हो गया 0.2, तो ये 20% कंपनी में हिस्सा हो गया अभी पूनम का। उस हिसाब से 10 लाख रुपीज मेरा है, तो 10 लाख रुपीज के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो 40% हो गया अमन का और 40% मेरा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि प्रोमोटर्स का जो होता है वो स्टेक डिवीजन होता है, और जो स्टेक डिवीजन होता है फिर से मैं बताता हूँ, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता है, वो होता है कंपनी की करंट वैल्यू पे। तो अगर पेटीएम का जैसा दीपक एग्जांपल दिया था, सॉरी दीपक इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो पेटीएम के भी केस में अभी आप देखे होंगे कि जो प्रोमोटर का विजय शेखर सर का जो स्टेक था, वो अब सिर्फ विजय शेखर शर्मा का सिर्फ 14.97% रह गया है। लेकिन ऑब्वियसली जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया होगा तो उसका स्टेक 100% होगा। लेकिन अब बाकी जो प्रोमोटर्स बीच में आए हैं वो कंपनी के करंट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो जो पैसा लगाए हैं फिर वो पैसा कहाँ गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वो पैसा विजय शेखर के पास ही आया, तो कंपनी में विजय शेखर का स्टेक डाइल्यूट हो गया, मतलब कम हो गया, बट बदले में उसको पैसा मिला है। इसीलिए आज के डेट में विजय शेखर शर्मा अरबपति है, बिलियनर, ही इज अ बिलियनर। दीपक, ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फेस वैल्यू होता है कंपनी स्टॉक का, वो होता है फिक्स्ड, ठीक है। तो फिक्स्ड कैसे होता है, जब भी कोई कंपनी, ठीक है, आईपीओ लेके आती है, मतलब मार्केट में आती है अपना पहली बार, तो वो क्या होती है कि वो एक फेस वैल्यू फिक्स करती है स्टॉक का, ठीक है। अगर यहाँ पे सोचो कि 25 लाख की कंपनी हो गई, ठीक है, तो और हम अभी मार्केट में क्या चाहते हैं कि मार्केट में हम पब्लिक करना चाहते हैं कंपनी को, और मैंने ये डिसाइड किया, मैंने, अमन ने और पूनम ने मिलके, कि हम अपनी कंपनी का जो फेस वैल्यू होगा वो 1 रुपीज रखेंगे, ठीक है। तो 1 रुपीज अगर हम रखते हैं तो उससे हमारा होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर हमारी कंपनी 25 लाख की है तो वो 25 लाख डिवाइड बाई 1, उतना हमारा हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो कोई भी कंपनी का अगर हम लोग बोलते हैं जैसे कि किसी कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है और किसी कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कम है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो उनका टोटल नंबर ऑफ, मतलब वैल्यू है जो कंपनी का, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, जो मतलब कि जितनी भी वैल्यू और उसका फेस वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो उसका आ जाता है नंबर ऑफ शेयर्स। तो किसी कंपनी का अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसका
जो नंबर ऑफ ये होगा, ठीक है, जो फेस वैल्यू होगा वो कम होगा, और जो अगर आपका फेस वैल्यू ज्यादा होता है तो वो नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा उसका। तो इसमें किसी को कुछ पूछना फेस वैल्यू पे? अगर आप में से कोई बुक वैल्यू का नाम सुना होगा तो उसको हम लोग आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, क्योंकि बुक वैल्यू फेस वैल्यू से बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फेस वैल्यू एक बार जो फिक्स हो गया वो वैसे ही रहेगा, और अगर हम चेंजेस करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स का काउंट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो गाइज अभी हमने बहुत सारे, किसी ने टर्म सुना होगा स्टॉक स्प्लिट होता है, ठीक है। तो स्टॉक स्प्लिट जब होता है तब काम आता है फेस वैल्यू का। अगर आप सोचो अभी आपका स्टॉक प्राइस है 250 रुपीज, ठीक है, और आपका शेयर का जो फेस वैल्यू था वो 10 रुपीज था, तो अगर हम यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट करेंगे, अगर 5 रुपीज का, अगर हम लोग बोलते हैं 2:1 में, हम लोग हर एक शेयर पे हम लोग को एक शेयर को 2 शेयर में डिवाइड कर देंगे, तो उस टाइम में क्या होता है, जो इसका फेस वैल्यू होता है वो भी डिवाइड होता है, वो फेस वैल्यू हो जाएगा 5 रुपीज का। और दोनों जो स्टॉक प्राइस, अगर 10 रुपए का स्टॉक प्राइस, 10 रुपए का फेस वैल्यू का स्टॉक प्राइस 250 रुपए था, तो वो 5 रुपीज का 125 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब है कि जो स्टॉक का प्राइस होगा, ठीक है, वो भी हाफ होगा, और साथ साथ उसका जो फेस वैल्यू होगा वो भी हाफ हो जाएगा। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट किसी को कोई डाउट, कुछ 4 क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी मैं मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ, वापस मीटिंग को रीज्वाइन करिए फिर से, क्योंकि ये जूम का अकाउंट फ्री है और इसमें सेशन रिकॉर्डिंग का टाइम लिमिट 40 मिनट्स डाल दिया है, इसके कारण वो अभी 5 मिनट्स लेफ्ट दिखा रहा है। वापस आप रीज्वाइन करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम लोग। अब लास्ट सेशन का लास्ट 10-15 मिनट्स ही चलेगा, जब हम लोग इन्वेस्टर्स एंड रोल और आईपीओ को कवर करेंगे, फ्लोटिंग शेयर्स को। सो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग रीज्वाइन करिए। सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। सो फेस वैल्यू का वापस हम लोग आते हैं सेशन पे। तो फेस वैल्यू का ऐसा कोई मार्केट में फैक्टर नहीं है जिस पे वो पार्टिकुलर डिपेंड करता है। वो ऐसा समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड कर लिया कि इतना फेस वैल्यू मैंने मतलब सेट कर दिया है, तो उसी हिसाब से रहेगा। हम बाद में चाहे तो स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं या फेस वैल्यूज में चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही अप डाउन हो सकता है। अब इस पे ये किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फेस वैल्यू पे दूसरे फैक्टर सब डिपेंड करता है। अगर फेस वैल्यू का हम प्राइस अप या डाउन कर रहे हैं तो मार्केट में उसका स्टॉक का प्राइस भी उसके हिसाब से वैरी कर सकता है। दीपक, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? Why face value needs to be splitted during share splitting? सो पूनम, यहाँ होता क्या है, जो फेस वैल्यू होता है, ठीक है, वो हमारा एक्चुअल प्राइस आप बोल सकते हो कि एक स्टॉक का है, ठीक है। और जैसे मैंने दिखाया कि आपको 25 लाख रुपए, 25 लाख जो इन्वेस्टमेंट थे, ठीक है, अगर मैंने बोला कि 10 रुपीज का एक स्टॉक है, तो वो जो 10 रुपीज है, वो जो आपको शेयर सर्टिफिकेट एक मिलता था पहले, ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता था, वो बोला जाता था कि एक्चुअल प्राइस है उस स्टॉक का, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। जो मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो ये माना था कि जो मेरा, जैसे कि 25 लाख का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था, उसको मैंने बोला कि 10 के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसका नाम दिया था फेस वैल्यू। तो हमारे पास आ गए थे 25/10 2.5 लाख शेयर, ठीक है। तो फेस वैल्यू को जो हम लोग डिवाइड कर, तो अगर हम, आप सोचो कि हमारे पास हो गए थे 2.5 लाख शेयर, ठीक है, और टोटल का प्राइस था 10 रुपीज, और मार्केट में आप ये सोचो कि उसका आपने जैसे कंपनी का आईपीओ आ गया, ठीक है, तो आईपीओ के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि इसमें वैल्यूएशन आते हैं कंपनी का, ठीक है। ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो उस सिनेरियो में क्या होता है। तो अभी आपने सुना होगा कि जोमेटो आईपीओ अपना लेके आई थी, तो उस टाइम में उन लोगों ने क्या किया था, अपना वैल्यू डिटरमाइन किया था 60 लाख करोड़ का,
60,000 करोड़ का। तो इस पे बहुत ज्यादा मतलब कि न्यूज आया था कि 60,000 करोड़ की कंपनी कैसे हो गई। ठीक है, पेटीएम, ये जोमेटो, तो जोमेटो का आज के दिन में आप देखते हुए तो 3000 लॉस में है, 3000 करोड़ के लॉस में रहती है कंपनी आज के दिन में। 2021 का उसका जो ये था, ठीक है, उसने अपना बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि 3000 करोड़ की लॉस में थी कंपनी। तो अब हम ये बोलेंगे कि कोई कंपनी 3,000 करोड़ के लॉस में है, वो 60,000 करोड़ की कंपनी कैसे हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यूएशन आता है। ठीक है, तो कंपनी कैसे डिटरमाइन करती है, तो ऐसे डिटरमाइन करती है जैसे कि अभी जोमेटो ने सोचा कि हम पूरे इंडिया में, ठीक है, तो अगर पेटी अभी 180 सिटीज में या 190 सिटीज में होगी जोमेटो, तो जोमेटो ऐसे बोलती है कि अगर हम ये जैसे कि बहुत सारे 180 सिटीज में, तो अगर हमारे पास और पैसे आते हैं तो 180 सिटीज से हम आने वाले 5 साल में 500 सिटीज में अपने बिजनेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास अभी 3 लाख कस्टमर्स है और 3 करोड़ कस्टमर है, तो आने वाले 5 साल में हम उस कस्टमर को, अपने बेस को बढ़ा के हम लोग 3 करोड़ से 30 करोड़ कर देंगे या 50 करोड़ कर देंगे। तो अगर हमारे पास एक कस्टमर से आज के दिन में 300 रुपए का ऑर्डर आता है, ठीक है, और जब हमारे पास 30 करोड़ कस्टमर होंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आएगा डेली का। ठीक है, तो जो जोमेटो का वैल्यूएशन है वो आज से 5 साल या 10 साल के बाद जो उनकी सोच है, ठीक है, जहां तक वो कंपनी को पहुंचा सकते हैं उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन लगाती है कंपनी। तो जो जोमेटो का आज हम लोग बोल रहे हैं कि 3000 को मतलब 60,000 करोड़ की कंपनी है, वो 60,000 करोड़ की कंपनी आज के दिन में नहीं है, पर वो कंपनी एस्पायर करती है कि नेक्स्ट 5 साल से 10 साल में हम 60,000 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से वो स्टॉक प्राइस तय करती है अपने आईपीओ का। तो आईपीओ में क्या हुआ, अब जैसे 60,000 करोड़ की कंपनी है तो वो डिवाइड हो गया हमारा फेस वैल्यू से। ठीक है, जितने फेस वैल्यू जैसे हमने डिटरमाइन किया 10 रुपीज फेस वैल्यू है, तो 10 रुपीज के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया, तो उतना हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो फेस वैल्यू को अगर सोचो कि आपका क्वेश्चन था कि फेस वैल्यू नीड्स टू बी स्प्लिटेड ड्यूरिंग द शेयर स्प्लिटिंग, तो हम जैसे कि हमने बोला कि 60,000 करोड़ की कंपनी थी, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड किया 10 रुपीज के हिसाब से, तो हमारा जैसे आ गया कि कुछ नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। ठीक है, 600 करोड़ शेयर हो गया। ठीक है, और हर शेयर का दाम भी बढ़ेगा, बट जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो तो 10 रुपीज ही रहेगा ना, और नंबर ऑफ शेयर्स तो उतना ही रहेगा जितना हुआ है। ठीक है, अब इस समय क्या होता है कि शेयर का जो 10 रुपए का जो ओरिजिनल शेयर था उसका दाम बढ़ते बढ़ते जैसे मार्केट में आया, तो अभी जैसे कि आईपीओ आया था उसका प्राइस रखा गया था उन लोगों ने 73 to 76। ठीक है, तो वो हो गया इनिशियल ऑफरिंग प्राइस, कि जो 10 रुपए का शेयर प्राइस था उन लोगों ने मार्केट वालों को बेचा कितने में, 76 रुपीज तय किया। ठीक है, और उसकी लिस्टिंग हुई 116 रुपीज की। तो इसका ये मतलब है कि जो 10 रुपए का जो ओरिजिनल शेयर था वो आज के दिन में 116 रुपए का शेयर हो चुका है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होता है कि जब स्टॉक को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, अब ये सोचो कि 116 का हुआ और आज ही जैसे कि सैटरडे फ्राइडे को लॉन्च हुआ था और मंडे को कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, और इसने क्या हुआ कि बोल दिया कि स्टॉक स्प्लिट हो रहा है और 1:2 में हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो 5-5 रुपए का शेयर हो जाएगा। ठीक है, और जो उसका अभी का मार्केट प्राइस है, अगर कोई जो शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो अगर स्प्लिट होता है तो जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि जो 10 रुपीज जो हुआ ना जो फेस वैल्यू, वो हमारा है ओरिजिनल शेयर का प्राइस जो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए था। ठीक है, और जो हमारा जो मार्केट प्राइस है वो हम लोग यही बोलते हैं कि जो 10 रुपीज था उसका आज के दिन में इतना वैल्यूएशन है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो 10 रुपए का था। आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपके पास 10 रुपए का कोई सामान था, ठीक है, आपकी जैसे कोई भी एक एसेट ले लो, कोई भी चीज ले लो, ठीक है, आपके पास एक फोन है, आप ये बोल सकते हो कि जो 10 रुपए का फोन था वो आज के दिन में 116 रुपए का, तो अगर वो 116 रुपए डिवाइड होगा तो आपका फोन भी तो डिवाइड होगा ना। तो जैसे जोमेटो का आईपीओ आया तो जिसके पास जोमेटो के प्रोमोटर्स होंगे वो 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू पे शेयर रखे हैं, तो आप इमेजिन करो कि वो अभी 116 रुपीज ऑलरेडी हो चुका है। तो 116 हुआ यानी उनका तो ऑलरेडी रिटर्न जो है वो
100 पर अगर 10 से 20 होता तो 100% होता, क्योंकि मतलब पैसा दुगना हो गया। अब तो वो पैसा 100 के ऊपर भी जा चुका है, तो 1000% ऊपर रिटर्न आ चुका है उनका। तो अब आप समझ लीजिए कि उस 10 रुपए को अगर 10 लाख अगर हम इमेजिन करते हैं, तो उसका अभी 1 करोड़ बन चुका है। और अगर वो 1 करोड़ किए होंगे तो उसका 1000% मतलब कि 1000 करोड़ के आसपास बन गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका डिफरेंस कितना ज्यादा हो चुका है। तो ये आपका बेसिकली ये हुआ कि जो अभी करंट शेयर का प्राइस है वो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम कंपनी का टोटल वैल्यूएशन नंबर ऑफ शेयर से निकाल सकते हैं। दीपक, अभय का एक और क्वेश्चन है, व्हेन इज फेस वैल्यू डिसाइडेड, एट व्हाट टाइम? डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं, अभय सब मिक्स कर दिया। पहला क्वेश्चन है व्हेन इज फेस वैल्यू डिसाइडेड, और इसने ये भी किया है कि एट टाइम ऑफ आईपीओ और व्हेन इट इज डाइल्यूटेड एट द टाइम ऑफ न्यू इन्वेस्टर ज्वाइनिंग आफ्टर हैविंग ओनली अ सोल प्रोमोटर। तो यहाँ पे अब है क्या होता है कि कंपनी जो डिसाइड करती है, ठीक है, वो मेनली डिसाइड करती है जब हमारे वहाँ आईपीओ आता है, ठीक है। तो आईपीओ के टाइम में ही मोस्टली डिसाइड करती है कंपनी कि हमारा जो फेस वैल्यू होगा वो कितना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स आते हैं, ठीक है, जो कि कंपनी को हेल्प करता है पब्लिक होने में, ठीक है, मतलब कि शेयर मार्केट में आईपीओ इंट्रोड्यूस करने में। लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक मैं अच्छे से बताऊंगा, तो वहां पे बता हाँ तो दूंगा। ठीक है, अबे हम उस टाइम में ही बताते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा दीपक बेटर अपना रहेगा। स्क्रीन शेयर करिए एक बार। ठीक है, तो फेस वैल्यू से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक था हमारा इन्वेस्टर्स एंड रोल। तो इन्वेस्टर एंड रोल्स तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि प्रोमोटर, इन्वेस्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक आदमी भी हो सकता है तीनों, और नहीं तो अलग अलग भी हो सकता है, और ये उनका मेन है कॉन्सेप्ट। तो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक का, फ्लोटिंग शेयर्स, बैंक्स एंड आईपीओ। तो फ्लोटिंग शेयर आप ऐसे समझिए, अभी जैसे दीपक ने बताया कि फेस वैल्यू से डिवाइड हो जाता है टोटल कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, और जो करंट है वही आपका करंट वैल्यूएशन कंपनी का आता है कि ये 1000 करोड़ का कंपनी है। तो फ्लोटिंग शेयर वो हुआ जो शेयर आईपीओ, अच्छा फ्लोटिंग शेयर के पहले आपको आईपीओ समझाता हूँ। तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का नाम से ही जैसा आप जज कर सकते हैं, इनिशियल यानी सबसे पहला, पब्लिक मतलब पब्लिक हमारे जैसे लोगों को, ऑफरिंग मतलब जो कंपनी ऑफर कर रहा है। कंपनी को फंड का जरूरत है, तो मैं आपको जैसा बताया था, बैंक से लोन ले सकता है, इन्वेस्टर के पास जा सकता है। अब कंपनी बैंक के पास भी गया है, इन्वेस्टर के पास गया है, लेकिन कंपनी चाहता है कि हम कुछ पैसा मार्केट से उठा ले, तो हमारे जैसा पब्लिक को बोलूं और इन्वेस्ट करने के लिए, और पब्लिक से पैसा लगवा ले। तो उसके लिए कंपनी सबसे पहले कांटेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट बैंक को। तो इंडियन इकोनॉमी 1992 या 1993 में ओपन हुआ था, जब इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक सब अपना ऑफिस स्टार्ट किए थे, मुंबई में अपना ऑफिसेस को लॉन्च किए थे, मतलब ओपन किए थे। उसके पहले फॉरेन का कोई भी बैंक इंडियन स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक थे, जैसे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, इनका काम क्या था कि ये किसी भी कंपनी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लाने में बाकी का जो फॉर्मेलिटीज होता है, जो भी गाइडलाइन होता है सेबी का, उसको फॉलो करवा के, मतलब एक तरह से मीडिएटर होते हैं उसको लॉन्च करने में। अब अगर कंपनी का अगर 10 रुपया फेस वैल्यू है, और कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक उसको आईपीओ लॉन्च करवा रहा है, तो हो सके वो 72 रुपीज, जैसे जोमेटो के केस में आईपीओ लाएगा। अब 10 से 72, मतलब 10 से 72 का जो डिफरेंस होता है, वो तो काफी ज्यादा हो गया, 62 रुपीज का डिफरेंस हो गया। तो उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट बैंक अपना मार्जिन कट करके, एक तरह से आप समझ लीजिए अपना कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन अपने अपने पास रख लेता है। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका नाम इन्वेस्टमेंट बैंक है, क्योंकि वो दूसरे को इन्वेस्टमेंट करवाने का एक जरिया है, और इससे वो सब बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता है। अगर 30 रुपये भी पर शेयर कमाया है, और लाखों करोड़ों शेयर अगर मार्केट में आया, तो सिर्फ ये फॉर्मेलिटीज और जो भी डॉक्यूमेंटेशन करके वो 30 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा तो डायरेक्ट रखेगा ही, साथ ही साथ कुछ अलग चार्जेस मिलेगा कंपनी से। तो वो क्या करेगा, अब की कंपनी का सारा फॉर्मेलिटीज करके उसका एक दिन लिस्टिंग क्रिएट कर देगा कि इस दिन शेयर लिस्ट होने जा रहा है। दो इंडेक्स है, मतलब बहुत सारे इंडेक्स है, लेकिन सबसे फेमस इंडिया में दो है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, एनएससी।
और बीएससी का स्टॉक्स का इंडेक्स होता है सेंसेक्स, जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे, और एनएससी का होता है निफ्टी। तो जिस दिन स्टॉक लिस्ट होता है उस दिन एनएससी और बीएससी पे शेयर का दाम आ जाएगा। जैसे आप अभी गूगल पे कभी कर सकते हैं कि जोमेटो शेयर प्राइस, अभी आप करके देखेंगे तो 116 रुपए के आसपास उसका प्राइस दिखाएगा। तो ये जो अब प्राइस है करंट वैल्यू, अब इन्वेस्टमेंट बैंक यहाँ से रफा दफा, इन्वेस्टमेंट बैंक का पूरा रोल खत्म। एक बार आईपीओ आ गया तो इन्वेस्टमेंट बैंक का रोल खत्म। अब 90s में क्या हुआ था कि जब गोल्डमैन सैक्स आते थे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इन्वेस्टमेंट बैंक का ऑलरेडी सैलरी जो होता है एसोसिएट सब का बहुत ही हाई होता है। तो वो लोग ताज होटल ऐसे ऐसे होटल में बड़े बड़े क्लब्स में आते थे और इंडियन दलाल, इंडियन ब्रोकर सबको पकड़ते थे। उनको पकड़ के वो अपने पास ले जाते थे और पूछते थे कि हमको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, या इंडिया में हम दूसरे कंपनीज का आईपीओ लाना चाहते हैं। तो यहाँ का प्रोसीजर समझते थे, और ये लोग एक किसी भी कंपनी को कॉल करते थे और बोलते थे कि आपका कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है। तो सामने वाला सीईओ बोलता था कि ठीक है, थैंक यू तारीफ करने के लिए। तो बोलते थे कि क्या आपको पैसा का जरूरत है? तो सामने वाला कंपनी बोलता था कि नहीं, पैसा का तो कोई अभी इमीडिएट जरूरत नहीं है। तो बोलता कि अगर आपको मैं 300 करोड़ दूंगा तो कैसा रहेगा? तो वो बोलता था कि किस लिए, मुझे तो कोई काम ही नहीं है 300 करोड़ का। तो वो बोलते थे कि नहीं, आपका कंपनी का आपको थोड़ा सा अपना शेयर्स को डाइल्यूट करना होगा। जैसे आपके पास 100% होल्डिंग है तो उसको आप 87 कर दो, 13% शेयर मार्केट में ले आओ, बदले में आपका आईपीओ जो आएगा उसमें से हम लोग कमीशन ले लेंगे हर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके अपना कमीशन। और जो आपका कंपनी का करंट वैल्यू हो जाएगा, जैसे जोमेटो के केस में 116 रुपया हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आपका, और फेस वैल्यू जो आप तय करेंगे वो आपका कंपनी का या आपका करंट वैल्यू हो जाएगा, वैल्यूएशन हो जाएगा। तो बहुत कंपनी को समझ में नहीं आया कि ठीक है ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या फायदा होगा। तो उन्होंने बताया फायदा ये है कि आपको मार्केट से, अब आपका शेयर तो कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आपको कैश चाहिए तो मार्केट से आप लीगली कैश भी उठा लेंगे। साथ ही साथ आपका कंपनी का अगर शेयर 300 हो जाएगा तो आपका वैल्यूएशन और बढ़ जाएगा। आप जिस दिन अपना शेयर बेचेंगे मार्केट में या किसी और को बेचेंगे, उस दिन तो आप उसके हिसाब से उस दिन ज्यादा पैसा डिमांड करेंगे। 100 पे अलग दाम लेंगे, 300 पे आप 300 का दाम लेंगे। तो आपका ये सब फायदा है। तो वो बोला कि ठीक है, फायदा तो इतना सारा, प्रोज है, कॉन्स क्या है? तो कॉन्स आपको यही है कि सिर्फ आपको अपना 100% वाला प्रोमोटर वाला शेयर को डाइल्यूट करना होगा, उसको 87% करके कम करना होगा। तो बहुत सारे ऐसा कंपनीज अपना आईपीओ लाया जो कि कंपनी ठीक ठाक बिजनेस कर रहा था, लेकिन आईपीओ लाने के बाद उनके अकाउंट में अचानक से 300, 400, 500 करोड़ आने लगा 90s में। तो आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा अमाउंट था। और बहुत सारा कंपनी के प्रोमोटर क्या किया, उस पैसा को चुपचाप लिया, लंदन चला गया, लंदन में अपना बड़ा सा बंगला नया बिजनेस स्टार्ट किया और इस कंपनी को एकदम छोड़ के चला गया। अब इस कंपनी में अगर कोई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता तो कंपनी चला, बहुत सारा चला, और बहुत सारा कंपनी बंद हो गया। तो आईपीओ का ये जो एक तरह से स्कैम नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से जो स्कैम हुआ, ये इसमें बहुत लोगों का पैसा चला गया जो नया कंपनी में उम्मीद से पैसा लगाता था अपना सेविंग्स का। तो ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब फ्लोटिंग शेयर्स की बात करते हैं। तो कंपनी में जैसे 87% उस बंदा ने अपना प्रोमोटर होल्डिंग रखा था, 13% शेयर को आईपीओ में लाया था, तो 87% शेयर आज भी उसी बंदे के पास है। लेकिन जो सिर्फ 13% शेयर है वो मार्केट में फ्लोट कर रहा है। बट उस 13% का जो प्राइस है, अगर जोमेटो के केस में 116 रुपया है, अब वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू हो गया। तो फ्लोटिंग शेयर सिर्फ 13% है। अब मान लीजिए कि अगर मार्केट में फ्लोटिंग शेयर बहुत कम है, मतलब किसी भी कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग बहुत कम हो रहा है और टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कम है। अब मान लीजिए मैं और दीपक उस कंपनी का बहुत सारा शेयर ओपन मार्केट से खरीद लिया, आईपीओ से नहीं, बाद में खरीद लिया, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम हो जाएगा। फ्लोटिंग शेयर मतलब जो फ्लोट कर रहा है, हम लोग तो बाई करके रख लिए अपने पास, हम लोग सोचे कि हम लोग अपना ग्रैंड चिल्ड्रन को ये शेयर्स देंगे, तो वो बहुत सारा पैसा अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स हम लोग रख लिए। अब उसका फ्लोटिंग शेयर मार्केट में और कम हो गया, फिर कोई और अगला बंदा आएगा तो उस शेयर को और खरीद लेगा, तो उसके पास और कम हो जाएगा। अब पूरा शेयर मार्केट डिमांड सप्लाई पे काम करता है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और सप्लाई, फ्लोटिंग शेयर, नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो शेयर का दाम अंधा ऊपर मतलब भागना स्टार्ट करेगा एकदम। शेयर का दाम डेली 10%, 15% बढ़ना स्टार्ट करता है। और सेम वाइस वर्सा होता है मतलब सेल के केस में, अगर सारा लोग जो शेयर्स रखा है एक ही बार सेल करना स्टार्ट करेगा तो डिमांड सप्लाई में सप्लाई पूरा हो जाएगा, डिमांड बिल्कुल नहीं होगा तो शेयर का दाम घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब अभय का क्वेश्चन था कि व्हाट इज फेस वैल्यू एट द टाइम ऑफ आईपीओ और इज व्हेन इट डाइल्यूटेड। तो जैसा दीपक ने बताया कि आईपीओ के टाइम फेस वैल्यू का आना जरूरी है कि उससे हम लोग को तो ये तो पता चले कि कंपनी का टोटल वैल्यूएशन क्या है एट
और लिखा है कि एट टाइम ऑफ न्यू इन्वेस्टर ज्वाइनिंग आफ्टर ओनली हैविंग अ सोल प्रोमोटर। तो मैं कोशिश किया कि मैं आपका क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। अगर अभी भी आपको क्वेश्चन मतलब आंसर समझ में नहीं आया आईपीओ का या फ्लोटिंग शेयर का या इन्वेस्टमेंट बैंक का, तो मुझे बता सकते हैं, नहीं तो दीपक कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। आज का ये सेशन में मतलब हम लोग बेसिक चीज पे, एकदम बहुत बेसिक चीज पे बात की। अभी हम लोग शेयर का दाम, बुक वैल्यू, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, कैसे शेयर का दाम मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बैलेंस शीट, ऐसा बहुत सारा टॉपिक है। लोअर सर्किट, अपर सर्किट, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो अभी कवर नहीं हो पाया। लेकिन इतना सेशन था कि बेसिक्स आप समझिए कि बिजनेस कैसे काम करता है। सो गाइज, मैं यही ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, कि कोई भी आप स्टॉक खरीद रहे हो तो वो जो अंडरलाइन बिजनेस है उसका करना, बहुत अच्छा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल मतलब कि कोई भी, हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। आप सुना ही होगा आप लोगों ने टर्म, तो उसमें हम लोग यही देखते हैं मोस्टली। जैसे बेसिकली हम लोग यही देखना स्टार्ट करते हैं कि कंपनी करती क्या है, ठीक है, कंपनी मतलब कैसे पैसे उठा रही है, किस लोगों से पैसे उठा रही है। अगर आप किसी से पैसे उठा रहे हैं, ठीक है, किसी से आपने फंड लिया, तो वो लोग कैसे है, प्रोमोटर्स कैसे है कंपनी के पास, ठीक है, कि प्रोमोटर्स ऐसे तो नहीं है जिनको मतलब कि कोई मतलब नहीं होगा कंपनी से, ठीक है, कंपनी से उन लोगों को कोई मतलब नहीं होगा, वैसे भी है या नहीं है। फिर हमारी कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसा तो नहीं है कि बस फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसा तो नहीं है कि मतलब फाउंडर ही नहीं है कंपनी का। तो ये सारी चीजें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में ट्रैक करते हैं, जिससे हम लोग को डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, ठीक है, कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले। तो ये सब चीज जो हमने बताया आज, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस के टाइम में। यस बैंक के केस में यही हुआ फंडामेंटल्स, था कि सारे फैमिली के लोगों को ही उसका जो मतलब मालिक था, जो प्रोमोटर था, अपने ही फैमिली के लोगों को अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, और उसी में अपने ही कंपनी में बहुत सारा पैसा इधर से उधर मनी लॉन्ड्रिंग करके ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था। जो जब वैल्यूएट हुआ था तो बहुत ज्यादा बड़ा पैसा का, मतलब बैंक के पास उतना पैसा था ही नहीं जितना उसके शीट पे था, बैलेंस शीट पे। अब आप सोचो कि कोई कंपनी है, उसने क्या किया, अपने मतलब कि ऐसे फैमिली वालों को सब सारों को बोर्ड ऑफ मेंबर्स में बैठा रखा है, और किसी की नीयत खराब हो गई, आईपीओ आया, उसने क्या किया कि पैसे लेके भाग गया। जैसे अमन ने कुछ देर पहले बताया था कि प्रोमोटर्स क्या होते थे पहले, कि आईपीओ जैसे आता था उसके बाद जाके बंगला खरीद के लंदन में बैठ जाते थे, उनको कंपनी से कोई मतलब नहीं होता था। तो इन सब केस में क्या होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कैसा है, जो इसके फाउंडर्स है वो कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, कंपनी करती क्या है, कंपनी का अंडरलाइन बिजनेस क्या है, वो पिछले सालों से कैसा करते आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस के केस में। तो कभी भी आप बात करोगे किसी भी मतलब कि कंपनी वालों से, ठीक है, कोई भी आपका जैसे कि जो एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनीज होती है, या आप कोई भी न्यूज में देखोगे, तो सबसे पहले यही बातें होती है कि फंडामेंटल्स कंपनी का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ किसी को कोई भी क्वेश्चंस? गुड बुक फॉर लर्निंग फंडामेंटल एनालिसिस। पीटर लिंच का एक बुक है, वन अप वॉल स्ट्रीट, वो बहुत ही बेसिक बुक है। और पीटर लिंच मैगलन इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़े मतलब इन्वेस्टर रह चुके हैं, और उनका मतलब नाम है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट का। आप जब बुक सर्च करेंगे तो पीटर लिंच और वॉरेन बुफेट का बुक मतलब टॉप पे आता है, और उनका बुक ये बहुत अच्छा है। और अभय, ये पीटर लिंच जो थे, ठीक है, उनका मतलब कि वो इसलिए फेमस है क्योंकि फाइडेलिटी का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। तो वो इकलौते मतलब कि 90s में उनको ये बोला जाता था कि वो इकलौते मतलब फंड मैनेजर थे वर्ल्ड में, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली 20% से ऊपर रिटर्न दिया था मार्केट में ईयर ऑन ईयर। उनके अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म में जैसे 10-20 ईयर्स तक कभी भी 20% का रिटर्न किसी ने नहीं दिया था। उसके बाद पूनम सो आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं।
हाँ और आप इंडिया में अनिल लांबा का भी बुक पढ़ सकते हैं, फ्लर्टिंग विद स्टॉक्स और रोमांसिंग विद बैलेंस शीट। हम लोग आगे आपको फ्लर्टिंग ऑफ स्टॉक्स पढ़ो आप, बहुत ज्यादा मतलब कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत ही ज्यादा बेसिक। पूनम का क्वेश्चन है, हाउ डज द नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स अफेक्ट द कंपनी? कंपनी का फ्लोटिंग शेयर्स डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ अगर जैसे कंपनी का फ्लोटिंग शेयर मार्केट में बहुत ही कम है, लेकिन लोग को ये बात पता नहीं है कि मार्केट में फ्लोटिंग शेयर कम है, तो डिमांड सप्लाई का गेम ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स मतलब जो आप हर्षद मेहता का अगर सीरीज देखे होंगे तो हर्षद मेहता एक ऑपरेटर था जो शेयर का प्राइस, स्टॉक का प्राइस मैनिपुलेट करता था। तो वो लोग प्राइस अब धीरे धीरे हर दिन एक ही कंपनी का शेयर खरीदना स्टार्ट करता है। अब उनके पास तो बैंक का अनलिमिटेड फंड आ गया था, तो इतना ज्यादा डिमांड बढ़ा देता है कि एक समय आता है जब नंबर ऑफ शेयर कोई है ही नहीं, कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं है और सिर्फ लोग खरीदार बैठे हैं, सिर्फ बायर्स बैठे हैं, तो वो शेयर का दाम अब एब्रप्टली बढ़ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ मतलब उस दाम को, उस प्राइस को कुछ ऊपर ले जाके एक दिन ऐसा टाइम आता है जब वो सेल कर देते हैं। आपको मैं अपना स्क्रीन शेयर करके एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो पूनम, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूंगा कि आप जैसे ये बोलते हो कोई भी प्रीसियस आइटम प्रीसियस क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। जैसे गोल्ड इतना महंगा क्यों है, ठीक है, ये सब हम लोग क्यों बोलते हैं डायमंड इतना महंगा क्यों है, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है वर्ल्ड में, ठीक है। तो फ्लोटिंग शेयर्स के साथ भी यही होता है कि अगर किसी कंपनी का फ्लोटिंग शेयर्स बहुत कम है, जैसे मार्केट में उसकी क्वांटिटी बहुत कम है शेयर की, तो वो जितना भी उसका जो शेयर होगा वो बहुत प्रीसियस होगा लोगों के पास। जैसे कि हम बोलते हैं एमआरएफ का शेयर जो है, ठीक है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे महंगा शेयर है, ठीक है। वो एक शेयर काइंड ऑफ 95,000 से 90 टू 95,000 का, तो वो इसलिए भी बहुत ज्यादा महंगा है क्योंकि कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है और उसके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है मार्केट में वो बहुत कम है। सो पूनम, एक आदित्य विजन करके कंपनी है नाम, ये कंपनी का शेयर प्राइस अगर आप देखेंगी, गूगल पे टाइप करेंगे आदित्य विजन शेयर प्राइस, तो अभी आपको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन दिखेगा, जबकि नॉर्मली शेयर का दाम, ये हम लोग आगे के सेशंस पे कवर करेंगे कि नॉर्मली शेयर का जो प्राइस होता है वो आपको ऐसा ग्राफ कुछ दिखेगा, अप डाउन अप डाउन। तो फिर आदित्य विजन के केस में स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये कॉन्सेप्ट आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन इसके आपको हिंट यही कर दे रहे हैं कि इस कंपनी का फ्लोटिंग शेयर्स अभी मार्केट में बहुत कम है, सारा प्रोमोटर अपने पास रखा है। तो आईपीओ आया था उसके बाद भी इसका फ्लोटिंग शेयर कम है। तो अगर आप इसका 5 ईयर्स 1 ईयर रिटर्न देखेंगे तो 18 सितंबर 2020 को इसका दाम था 24 रुपया और अभी है 1225, 1225 रुपया इसका शेयर का, एक शेयर का दाम है। तो ये आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली बढ़ना अब स्टार्ट हो चुका है। पिछला 6 महीना का ना, 6 महीने का ग्राफ देखे तो अब देखेंगे यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियली बढ़ने अब स्टार्ट किया है, क्योंकि हर दिन ये 5-10% बढ़ जाता है, और 5% जब डेली बढ़ता है तो अमाउंट धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, क्योंकि वो टोटल अमाउंट का 5% बढ़ता है, फिर अगला टोटल अमाउंट का 5% बढ़ता है। तो ये इसका नंबर ऑफ मार्केट में फ्लोटिंग शेयर कम है, तो ये आपको जैसे एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, अगर कभी इसका सारा प्रोमोटर अब या जो भी शेयर होल्डर अचानक से बेचना स्टार्ट करेगा तो एकदम वाइस वर्सा वैसे ही एक्सपोनेंशियली गिरना भी स्टार्ट करेगा। तो फ्लोटिंग शेयर में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर फ्लोटिंग शेयर कम है मार्केट में तो उसका स्टॉक प्राइस बहुत ही जल्दी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। आई थिंक मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। गॉट इट। सो दीपक, सेशन हम लोग एंड करते हैं, आपको कुछ बताना है और? नहीं, और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तभी बस। अच्छा हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग एक सेम सेशन पहले भी ले चुके थे लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसीलिए आज, और जो लोगों का मिस हुआ था आज उन लोगों को इनवाइट किया गया था। और अगले सेशन से हम लोग, पिछले में 13-14 पार्टिसिपेंट्स थे, तो अगले सेशन में हम लोग सबको कंबाइंड इनविटेशन भेजेंगे सेशन 2 का। अगले संडे भी हो सकता है या किसी भी वीकेंड में ही होगा प्लान, उसके बाद हम लोग आपको ईमेल पे इन्फॉर्म कर देंगे। और हाँ, और इस सेशन को एंड करते करते लास्ट बात ये है कि अगर आप आदित्य विजन का 24 रुपए का 1000 शेयर खरीदी होंगे इसी साल, मतलब पिछले साल सितंबर में 2020 में, और आपका 24,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ होता, तो आज उस 1225 रुपया को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 12 लाख, आपका 24,000 12 लाख बन चुका होता। तो क्या ये अली बाबा 40 चोर का गुफा है या नहीं? वाइस वर्सा रिलायंस कम्युनिकेशन 1 या 2 रुपए का शेयर प्राइस, 300, 400, 500 पे खरीदने वाले लोगों का।
दीपक, रिलायंस कैपिटल का 2000 रुपीज का एक शेयर का प्राइस था, वो आज के दिन में 4 रुपए का। तो ये मौत का कुआं भी है। सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा एनालिसिस कर रहे हो, कितना आप समझ रहे हो कंपनी के बारे में। ओके, सो पूनम ने लिखा है अमेजिंग गाइस, थैंक यू सो मच। और अभय और सौरभ, शुभम, आप लोगों को कुछ पूछना है या 5 में से कितना रेटिंग फीडबैक आप देना चाहेंगे, चैट में दे सकते हैं। थैंक यू ठीक है, गाइस। तो थैंक यू गाइस। बाकी लोग तो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।